जब सब कोचिंग जा रहे थे उस वक्त मैंने घर पर सेल्फ स्टडी करके रीट मेंस 2023 में बिना किसी ऑनलाइन कोर्स, बिना कोई कोचिंग सिलेक्शन लेकर दिखाया। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ एक सरकारी टीचर, एक ऐसी लड़की जिसने जीरो से शुरुआत की, बिना किसी ऑनलाइन कोर्स, बिना किसी कोचिंग के उसने सिलेक्शन लेना पॉसिबल करके दिखाया। लोगों को गलत प्रूव करके दिखाया जो बोलते हैं बिना किसी कोचिंग के सिलेक्शन नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका लोधा। मैं टीचर लेवल 1 की पोस्ट से हूँ। रीट मेंस 2023 में सिलेक्टेड हूँ ओबीसी कैटेगरी से। दोस्तों, मेरे जो मम्मी पापा है, मेरे जो पापा है वो आर्मी रिटायर्ड है, मेरी दादी गवर्नमेंट नर्स रही है और मेरी मम्मी जो है वो हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप अपना परिचय दीजिए, आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए, आपने कैसे बीएसटीसी की, आपने किस तरीके से तैयारी की, आपकी ज्वाइनिंग कैसे हुई, आपने क्या गलतियां की, आप किस तरीके से खुद को संभाल पाए, सभी चीजें हमारे साथ शेयर कीजिए। रीट मेंस की तैयारी आपने किस प्रकार से की, वो सब कुछ। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बिना कुछ छुपाए सब कुछ एकदम सच सच बताने वाली हूँ। मेरी 12th की जर्नी से लेकर सिलेक्शन तक की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मेरी जो कहानी है वो कोई छोटी सी कहानी नहीं है, बहुत लंबी है, फिर भी मैं उसको कम शब्दों में बोलने का प्रयास करूंगी। दोस्तों, मैं ब्यावर अजमेर से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं और मेरी दादी गवर्नमेंट नर्स रही हुई है। इन्होंने देश की सेवा की और अगली बारी थी मेरी। दोस्तों, मेरे रीट मेंस 2023 में लेवल 1 से 196 मार्क्स बने थे ओबीसी कैटेगरी से, और मेरा सिलेक्शन बिना किसी कोचिंग, बिना कोई ऑनलाइन कोर्स के, सिर्फ और सिर्फ मेरी कुछ चुनिंदा बुक्स, मेरे नोट्स और यूट्यूब के सहारे से मेरा सिलेक्शन हुआ है। किस तरीके से मैंने बीएसटीसी की, मुझे क्या दिक्कतें आई, घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए और सिलेक्शन की इस रेस में मैं किस प्रकार से दौड़ पाई, ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस सब कुछ बताने वाली हूँ। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे उन सभी भाई बहनों की है जो अपने हालातों से नहीं बल्कि अपने इरादों से लड़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी बुक्स, मेरा टाइम टेबल क्या रहा, मैंने किस प्रकार से टेस्ट दिए, सिलेबस आने के बाद मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही, और जीरो से शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जो मैंने की लेकिन आपको नहीं करनी चाहिए, रिजल्ट आने के बाद क्या रिएक्शन रहा, क्या सब कुछ प्रोसेस हुई, मेरी ज्वाइनिंग तक का पूरी मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब चीजें आपके आगे काम आने वाली है। यहाँ तक कि एग्जाम मैंने किस प्रकार से दिया, एग्जाम सेंटर में आपको किस प्रकार से शांति बनाए रखनी चाहिए, एकदम शांत चित्त से एग्जाम देना चाहिए, वो सभी चीजें ए टू जेड सिस्टमैटिक वे से मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, और वो भी एकदम दिल से, बिना कुछ छुपाए। साथ मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊंगी कि मैंने कौन से टॉपिक्स थे जो स्किप कर दिए और कौन से टॉपिक थे जिन पे ज्यादा ध्यान दिया, और आपको कौन से स्किप कर देने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये सभी मैं आपको बताने वाली हूँ। किस प्रकार से मैंने क्वेश्चंस को हैंडल किया, नेगेटिव मार्किंग को हैंडल किया, सब कुछ ए टू जेड जो अभी तक के आपके सवाल आए हैं ना, वो इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं सभी के जवाब देने की 100% कोशिश करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हो तो प्रियंका रेडिवर्स को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ से आपको न सिर्फ सिलेक्शन के टिप्स मिलेंगे बल्कि एक सही दिशा, सही राह मिलेगी, अच्छी अच्छी क्लासेस मिलेंगी जो यूट्यूब पर कोई नहीं करवाता, जैसे विद्यालय विषय और शिक्षण विद्या है वो भी मैं आपको करवाने वाली हूँ 1 जुलाई के बाद से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं, मैं आपको बताती हूँ अपनी स्टोरी और सिलेक्शन तक का सफर। देखिए, मेरे पापा जो है, मैंने जैसा कि बताया आपको कि रिटायर्ड आर्मी से हैं, आर्मी पर्सन है, मेरे पापा रिटायर्ड है। तो हम लोग बचपन से ही कहीं ना कहीं घूमे हैं। सबसे पहले पंजाब, मुंबई, पुणे, नसीराबाद, बीकानेर, जम्मू, रांची, इन सब जगह हम रहे हैं। तो मेरी 11th क्लास तक मेरी पढ़ाई बाहर ही हुई है, यानी शुरू से ही मैं नर्सरी टू 12th मैं इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ी हूँ, तो बाहर ही मेरी पढ़ाई हुई है। बस एक 12th क्लास जो है वो मैंने ब्यावर से की है। मेरा बलाड़ गांव है, मैं बलाड़ गांव में रहती हूँ, ब्यावर से, ब्यावर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे मैं रहती हूँ। तो 11th तक मेरी जो स्टडीज है वो बाहर ही हुई है, आउट ऑफ राजस्थान। तो 12th जो है मेरी केडी जैन स्कूल से हुई है, ब्यावर से, इंग्लिश मीडियम से, जहाँ पे मेरे 12th में 92.40% आए थे और मैंने ब्यावर भी टॉप किया था आर्ट स्ट्रीम में। उसके पहले 10th में मेरे 89% आए थे। तो 12th का जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया। मुझे मेरी मौसी ने बोला था कि बीएड कर ले तू या फिर बीएसटीसी कर ले। बीएसटीसी का फॉर्म, मुझे नहीं पता था बीएसटीसी क्या होता है, बीएड का तो फिर भी आइडिया था। तो पीटीटी का फॉर्म निकला था 2019 में, 2019 में मेरी 12th कंप्लीट हुई है। उस टाइम पे जैसे ही फॉर्म निकला उसके बाद मैंने भर दिया था, पीटीईटी का भी भरा था और बीएसटीसी का भी भरा था। पीटीईटी की एग्जाम डेट आ गई थी 12 मई समथिंग तक, तो मैंने नहीं दिया, नहीं देने गई। पर बीएसटीसी का एग्जाम दिया था मैंने आराम से, थोड़ी बहुत यूट्यूब से जानकारी लेती थी मैं कि बीएसटीसी क्या होता है, कैसे नंबर आता है, वो सब। तो मेरे बीएसटीसी में मेरे 360 नंबर बने थे 600 में से समथिंग।
और फिर मुझे कॉलेज अलॉट हुई। मुझे पहले कॉलेज जयपुर के चौमू में अलॉट हुई थी मुझे कॉलेज। तो वहां पे हम रिपोर्टिंग करने गए थे मेरे पापा के साथ। तो वहां पे मुझे सेट नहीं हुआ इतना दूर। फिर मुझे मालूम पड़ा कि अपवर्ड मूवमेंट का कोई फॉर्म भरा जाता है। वहां से मैंने अपनी कॉलेज जो है वो चेंज करवा ली अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भर के। तो मुझे ब्यावर से रोज अप डाउन करना पड़ता था। अजमेर में मुझे श्री ओंकार सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है पुष्कर रोड पे, वहां पे मुझे कॉलेज मिली थी। वहां पे मैं जाया करती थी और 2 साल पूरा मैंने अप डाउन किया है बीएसटीसी के लिए। और बीएसटीसी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के मिला के मेरे जो टोटली डिग्री में जो आए थे 82% थे। ठीक ठाक परसेंटेज थे मेरे उस टाइम पे बीएसटीसी में। उस टाइम पे मैंने तब तक कोई भी रीट की तैयारी नहीं की थी, ना रीट की थी ना रीट मेंस तब तो था भी नहीं। तो मेरे दोस्त लोग जो थे ना वो तैयारी करते थे रीट प्री की, क्योंकि उस टाइम रीट प्री जो होती थी वो 150 नंबर वाले जो थे उसी के बेस पे सिलेक्शन होता था 2020-21 तक। फिर भी उनको देख के भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि रीट होता क्या है, क्यों देते हैं। बीएसटीसी तक का आइडिया मुझे था और मैं बीएसटीसी में घुसी रहती थी। और तब तक मेरे दोस्त दूसरे तैयारी करते थे, लेकिन तब तक भी मेरी तैयारी नहीं होती थी। और मैं ऐसा कभी नहीं हुआ, कई लोग ऐसा करते थे कि भाई डोनेशन दे दिया और चल जाएगा भाई, या फिर डोनेशन नहीं भी दिया तो हफ्ते में 1 या 2 दिन जाते होंगे। लेकिन मैं ही एक ऐसी बंदी थी जो हफ्ते में 5 के 5 दिन जाती थी। एक दिन कभी हो सकता था छुट्टी मार ली। रोज के रोज जाती थी मैं, तो रोज कुछ ना कुछ नया मेरे को सीखने को मिलता था। रोज अप डाउन होता था। सुबह 6 बजे की घर से निकली हुई मैं शाम को 5 बजे घर आती थी। उस बीच में मैं बीएसटीसी की स्टडीज मेंटेन करती थी, पढ़ना शुरू करती थी। उस टाइम पे रीट का तो कोई मेरे आते पता ही नहीं थे कि मैं रीट की तैयारी करूं या कुछ ऐसा भी होता है। तब तक मेरी सुस्ती नहीं उड़ी थी। सुस्ती मेरी कब उड़ी, जब मेरे दोस्तों ने मुझे बोला, आई थिंक 2021 की बात है। 2021 में हमारी बीएसटीसी लगभग कंप्लीट ही होने वाली थी। कोरोना आ गया था उस टाइम पे, तो आधी लटक गई थी हमारी बीएसटीसी। एग्जाम वगैरह आगे खिसक गए थे, स्काउट एंड गाइड कैंप भी आगे खिसक गए थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि अभी जो रीट आ रही है अपन सेकेंड ईयर में रनिंग की है, तो तू चाहे तो एग्जाम दे देना। तो उस टाइम पे मैंने बिना पढ़े, मतलब आप सोचेंगे बिना पढ़े, मैंने उस टाइम पे रीट का एग्जाम दिया था 2021 में। उस टाइम पे मेरे बिना पढ़े 150 में से 109 नंबर आए थे। लेकिन उस टाइम पे मुझे कुछ आशा नहीं थी, मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया था इसलिए मैं देने चली गई थी बिना पढ़े। क्योंकि जो हमारे इंग्लिश वगैरह में कोर्स आता था बीएससी से फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में था, उसमें मनोविज्ञान, मैथ, साइंस ये सब होता ही है। तो वही सब पढ़ा था मैंने। रीट के लिए स्पेशली कुछ नहीं पढ़ा था, मुझे आइडिया भी नहीं था कैसे देते हैं। मेरे दोस्तों ने बोला इसलिए मैं फोर्स होके मैं चली गई थी। उस टाइम मेरे बिना पढ़े रीट प्री में 150 में से 109 नंबर आए थे ओबीसी कैटेगरी से। लेकिन मुझे कोई ऐसी आशा नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए या हो जाएगा। मैंने ज्यादा उम्मीदें भी नहीं दिखाई। लेकिन मेरा सबने मुझे बताया कि रीट में एग्जाम देना क्यों जरूरी होता है, ये सब मैंने सबसे जानकारी ली कि अपन बीएसटीसी ही इसलिए करते हैं कि रीट का एग्जाम दे और टीचर बन सके। और मेरे माइंड में तो कुछ और ही चलता था। तो जब मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि तुझे रीट प्री का एग्जाम देना चाहिए, उसके बाद सिलेक्शन इस प्रकार से होता है, तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई रीट प्री का एग्जाम दे देते हैं। उसके बाद रीट मेंस का भी एग्जाम लगेगा। अब से पहले रीट के बेस पे सिलेक्शन होता था, अब रीट मेंस भी देना होगा। तो उसकी तैयारी के बारे में मैं थोड़ा बहुत सोचने लगी थी उस टाइम तक, 2022 तक। फिर यहाँ पे 2021 चल ही रहा था उस वक्त। जैसे हमारी बीएसटीसी की डिग्री कंप्लीट हुई 2021 में, उसके बाद मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। मैंने सोचा चलो बीएसटीसी की डिग्री तो मिल गई, किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेते, रीट की भर्ती तो पता नहीं कब आएगी, ऐसा मैंने सोचा था। तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन की थी, वहां पे 3 महीने में रही थी। हमारे ब्यावर में ही है वहां पे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया खास, तो मैंने उसी टाइम वो स्कूल छोड़ दी, ड्रॉप कर दी और उसके बाद मैं टाइम पास करने लगी। रीट का कोई अता पता नहीं, रीट मेंस का कोई अता पता नहीं था उस टाइम। और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था कि मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस तरीके से मेरी कुछ मेंटेलिटी थी, क्योंकि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कि मुझे करना क्या है। मैंने सोचा कि जब रीट मेंस की भर्ती आएगी या रीट का कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आएगा तब देखी जाएगी, इस प्रकार से मैंने सोचा था। फिर इस प्रकार से दिन निकलते गए। उसके बाद रीट की घोषणा हुई कि रीट वापस से हो रही है, जिसकी आजीवन वैधता होगी 2022 में, जो मई के करीब हुई थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने पढ़ा था मैंने रीट के लिए, रीट प्री के लिए। क्योंकि उस टाइम ऐसा डिसाइड हो चुका था कि अब रीट के बेस पे सिलेक्शन नहीं होगा, अब रीट प्री होगा, उसके बाद रीट मेंस देना होगा, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। और रीट प्री में भी 90 मार्क्स लाना जरूरी था। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को 85 समथिंग। तो मुझे पता था कि हाँ इतना तो मैं कर ही लूंगी। उसके बाद मैंने तैयारी की, 2 महीने तैयारी की। फिर रीट प्री का पेपर देने गई। उस वक्त मैं मई का महीना था 2022 में। उस टाइम पे मेरे 150 में से 129 बने थे मार्क्स ओबीसी कैटेगरी से। और दोस्तों इस बीच तो मैं जब रीट प्री का पेपर देख आई, उसके बाद भी मेरी दौड़ तो चालू ही रहती थी। मतलब आए दिन ई मित्र के चक्कर, आए दिन स्कूल में इंटर्नशिप भी करती थी मैं। मेरे गांव की स्कूल थी बलाड़ की, लेकिन वो सर बिल्कुल भी छोड़ते नहीं थे। मतलब होता है ना कि कई बार कि ठीक है भाई आ गए
तो एक दिन आ गए, केवल साइन करके चले गए और सर चला लेते थे। हमारे प्रिंसिपल सर बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, हमारी पहचान थी, उसके बावजूद भी उन्होंने बोला आपको डेली लेसन प्लान बनाना है, आपको डेली आना पड़ेगा। खैर, अगर मैं वहां गई तो मुझे सीखने को भी बहुत मिला, लेकिन बीएसटीसी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में बिल्कुल भी आराम करने को नहीं मिला, ना ही हमें कोई तैयारी की ऐसा टाइम मिला मुझे खास करके, क्योंकि वहां पे इंटर्नशिप में मुझे डेली के डेली 28 दिन भरने पड़े थे, वो भी रोज जाके। और जो सेकंड ईयर में 4 महीने की इंटर्नशिप होती है, कुछ दिन होते हैं उसमें उसमें भी मेरे को जाना पड़ा था। तो आप सोच ही लीजिए कि मुझे कहाँ कोई तैयारी करने का टाइम मिला होगा। मुझे होश ही नहीं था कि मुझे रीट की तैयारी करनी चाहिए। मैं एकदम मस्ती मजाक में ही ले रही थी उस चीज को, ऐसे सोचा कि अगली आएगी, जब तक मैं वेट कर लेती हूँ, जब तक मैं तैयारी कर लूंगी। अभी तक मैंने टाइम पास से ही चलाया था, ऐसे समझिए आप। दोस्तों, मैं भी आप लोगों की तरह ही थी, मुझे भी ये डीवी, रीट मेंस क्या होता है, और ये जो छोटी मोटी टर्म्स आती है ना, काउंसलिंग वगैरह, ये सब समझ नहीं आता था कि होती क्या है, इनमें क्यों जरूरत होती है इन सब चीजों की। सिलेक्शन प्रोसेस भी नहीं पता था। मैं भी आप लोगों की तरह ऐसी थी कि भाई चीजों को सीरियस नहीं लेती थी, ना ये सब चीजें मालूम पड़ती थी। सीरियस में कब हुई, जब रीट का पेपर में देके आई 2022 में मई में, मेरे इतने अच्छे नंबर 2 महीने में पढ़ के मेरे बन गए थे 150 में से 129 नंबर, जबकि मैंने पहले इसकी तैयारी भी नहीं की थी। तो मुझे लगा कि यार मेरे में इतना पोटेंशियल है। जब मैंने 10th और 12th में इतने अच्छे परसेंटेज बना लिए, वो भी खुद से पढ़ के, मैंने आज तक लाइफ में कोई कोचिंग नहीं की, तो मैं रीट मेंस भी क्रैक कर सकती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था। लेकिन कहीं कहीं मैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती थी, जब मैं देखती थी कि यार कई लोग हमारे खुद के सर वगैरह ऐसे थे जो हमें पढ़ा के गए हुए हैं, प्राइवेट स्कूल में इतनी अच्छी नॉलेज रखते, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 या 2 नंबर से रह जाते थे। फिर मुझे खुद पे डाउट हुआ, हमारे सर वगैरह नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगी, एक डाउट यहाँ भी आता था। लेकिन फिर बाद में मैंने क्या किया, जैसे ही 2022 में हमने पेपर दे दिया रीट प्री का, उसके बाद जुलाई या अगस्त में रीट मेंस की विस्तृत विज्ञप्ति आ गई थी, और शायद सिलेबस भी आ गया था अगस्त सितंबर तक समथिंग। तो उस टाइम पे मैं सीरियस होने लग गई थी। मुझे लगा कि यार अब इतना टाइम पास कर लिया, अब नहीं चलेगा, अब तो सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा। क्योंकि मम्मी पापा जो है कहीं ना कहीं उनकी चुप सी उम्मीदें हैं, वो बोलते नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने आज तक मुझ पर कभी कोई प्रेशर नहीं बनाया, आज तक, और अभी तक भी उन्होंने नहीं बनाया कि तू ऐसा कर ले वैसा कर ले। वो सोचते तुझे लाइफ में जो करना है तू कर, जो भी दिक्कत होगी वहां हम खड़े तेरे साथ, इस तरीके से उनका एक माइंडसेट था। तो सीरियस में तब हुई जब मेरा रीट मेंस का विस्तृत विज्ञप्ति जारी हुई। उस टाइम पे मेरे होश उड़ गए थे, ये देखिए यार रीट मेंस में राजस्थान जीके को शामिल कर दिया, और राजस्थान जीके मुझे 0% भी नहीं आती थी। राजस्थान जीके का 0 भी नहीं आता था मुझे। इस तरीके से मैंने सोचा ना, तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि यार बाकी सब चीजें ठीक है, विद्यालय विषय, सूचना तकनीकी वगैरह ठीक है, पर राजस्थान जीके को इतना वेटेज दे दिया, 180 नंबर का, जो आज तक लाइफ में कभी पढ़ा नहीं। और मैं डर गई थी कि यार मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो एलडीसी, आरएस, पटवारी की तैयारी करते रहे हैं, उनकी तो पहले से राजस्थान जीके मजबूत हो गया, अब मेरा क्या होगा, 6-8 महीने में सिलेक्शन में कैसे ले लूंगी, ये मेरे दिमाग में चलने लग गया था। जैसे ही सिलेबस आया उस टाइम, फिर मैंने डिमोटिवेट होके, हताश होके कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, उन्होंने यही बोला कि जरूरी नहीं वो रिट मेन से रिलेटेड हो, कोई भी हो, पटवारी, आरएस, इससे संबंधित, उन सभी ने एक बात कॉमन बोली कि हमने कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग नहीं ली, हमने अपने अपने दम पे सेल्फ स्टडी पे सिलेक्शन लिया है। और यहाँ तक कि हमने कोई फालतू चौंचले भी नहीं किए, जितनी भी बुक्स थी लिमिटेड, ऐसा नहीं किया कि भाई ये वाली बुक लेनी चाहिए, ये वाली बुक लेनी चाहिए, जो भी हमारे पास थी हमने उसी से पढ़ा। एक ही बुक को हमने 10 बार रिवाइज किया, ये इस प्रकार से कोशिश की, इस प्रकार से टेस्ट लगाई, ये सब मैंने उनसे सुना। फिर मुझे लगा कि यार यही पैटर्न तो मैं भी फॉलो कर सकती हूँ, और यही पैटर्न तो मतलब हम भी फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने क्या खास किया, कुछ खास किया होता तो समझ में आता कि हाँ भाई कुछ खास करके सिलेक्शन होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो चीजें कर रहे हैं वही तो मैं भी कर सकती हूँ घर पे रह के। जब अब तक मैंने कोई कोचिंग नहीं ली सफल होने के लिए, तो मुझे रीट मेंस के लिए भी सिलेक्शन लेने के लिए कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, इतना टैलेंट तो दिया है भगवान ने कि मैं भी कर सकती हूँ। अब मैं बात करती हूँ कि सिलेबस जब जारी हुआ, कर्मचारी चयन बोर्ड ने सिलेबस को जारी किया, उसके बाद मेरे रिएक्शन क्या थे। मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान जीके मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो मैंने होश उड़ गए थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। 1-2 दिन लगा मुझे, आराम से मैंने सिलेबस को निकाला। सिलेबस का जो प्रिंट था उसको मैंने A4 साइज पेपर पर निकलवाया। उसके बाद देखा, बारीकी से देखा, जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जैसे कि राजस्थान की कृतियां, बोलियां, साहित्य, ये सब मुझे समझ में नहीं आया कि चीज क्या है, तो उसको मैंने गूगल पे सर्च किया। मतलब जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जैसे आरटी, शैक्षिक परिदृश्य, पहली बार लाइफ में सुना था, 12th तक तो नहीं सुना, तो मैंने उन टॉपिक को पहले सर्च किया, समझा कि इसमें आता क्या है। फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो यूट्यूब पर नहीं मिले, तो मैंने सोचा कि यार अब क्या करूं, मैं तो डिप्रेशन में चली गई। एक तो पहली बार रीट मेंस हो रहा था जिसमें इस प्रकार से सिलेबस आया था, बिल्कुल नया एकदम, तो मैं टेंशन में चली जा चुकी थी। उसके बाद
मैंने देखा कि यार ठीक है, राजस्थान जीके इतना हार्ड नहीं भी हो सकता जितना मैं पहले से देख के घबरा रही हूँ। कुछ क्लासेस देखी, गौरव ज्ञान धारा वाली, कुछ उत्कर्ष वाली क्लासेस देखी, सब कुछ देखा जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मनोविज्ञान तो चलो पहले से थोड़ा बहुत आइडिया था, क्योंकि बीएसटीसी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में मनोविज्ञान था। थॉर्नडाइक की थ्योरी, पावलो की थ्योरी, ये सब थोड़ी बहुत पढ़ रखी थी। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि 10th तक अपन यही पढ़ के आए। शिक्षण विद्या भी थोड़ी बहुत आपको मालूम होगा, बीएड हो चाहे बीएसटीसी हो, थोड़ी बहुत पढ़ रखी होती है अपन ने, तो शिक्षण विद्या के लिए भी कोई डर नहीं था। और रही बात आईसीटी की, तो मुझे बाद में पता चला कि आईसीटी यानी कंप्यूटर ही होता है। तो मैंने मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि हाश चलो, मतलब मुझे पता है कि आईसीटी क्या होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे इंग्लिश मीडियम में, तो आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर लैब भी लेके जाते हैं, अलग से एक पीरियड होता था कंप्यूटर लैब का। तो कंप्यूटर का मुझे बहुत अच्छी नॉलेज थी। 10th में छुट्टियों के बाद मैंने आरएससीआईटी भी कर रखी थी, तो लगभग उसमें सेम कोर्स था। तो मैंने सोचा चलो आईसीटी के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सूचना तकनीकी वो भी मेरी लगभग ऐसे समझो कि मुझे इतना डरने की जरूरत नहीं थी। डरने की जरूरत थी मुझे एक तो मैथ्स में, विद्यालय विषय में, और एक मुझे डरने की जरूरत थी राजस्थान जीके में। पूरा का पूरा ही जब 180 नंबर वाला भाग था ना, वो मेरे लिए डेंजर था। ऐसा समझो मैंने कभी उसको पढ़ा ही नहीं था लाइफ में। उसमें आरटी वगैरह उसकी धाराएं देख के मेरे होश उड़ गए थे कि यार कैसे याद होगा ये सब, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं आता इसमें से। सब कुछ अनजान सा था मेरे लिए। मैंने सोचा कि यार हो ही नहीं सकता 8 महीने में ये तो। इस तरीके से मेरी सोच बन गई, जैसे आज आपकी सोच चलती है। इस सिलेबस को देख के मैं पूरी तरीके से घबरा चुकी थी। मैंने तो प्लानिंग करना शुरू कर दिया था कि यार कोई बात नहीं, अपन 2026 में आएगी या 2025 में आएगी, उसमें तैयारी कर लूंगी, अभी रहने देती हूँ, मेरे से तो नहीं होने वाला। इस तरीके से मैंने सोच बना दी, जैसे आज आपके मन में सोच आ रही है। लेकिन फिर मुझे किसी ने बोला कि अभी ये जो उम्र है ना, जैसे मैं उस टाइम पे 22 साल की थी जब मैं तैयारी करती, 21 साल की थी, 22 में तो मेरी जॉब लगी है, तो 21 साल की थी, तो मुझे किसी ने बोला कि अभी तेरा बीएसटीसी खत्म ही हुआ है, तूने अगर जम के 8 महीने तैयारी कर ली ना, तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी, उसके बाद तुझे जो जॉब लगने के बाद जो करना है वो तू कर सकती है। अभी थोड़ी सी मेहनत कर ले, 6-8 महीने कोई कम नहीं होते, बस ये है कि तैयारी 2 साल जितनी करनी पड़ेगी इस 6 या 8 महीने में। तो मैंने सोचा, उस बात को समझा और थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की। जैसे मैं भी चाहूँ तो आप लोगों की तरह घबरा सकती थी कि यार मुझसे तो नहीं होगा इस तरीके से, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा डीप में घुस के देखते हैं, अब समुंदर में आए हैं तो गोतों से क्या डरना, ऐसा सोचा मैंने। तो फिर मैंने थोड़ा सा गोता लगाना चालू किया कि आखिर ये क्या पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, दूसरे भर्ती हुए क्वेश्चन देखे। मतलब मैंने सिलेबस पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था अभी, ना ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, पहले घुसी मैं अंदर के आखिर पूछा क्या जा रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है, तो उसके पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, 2-3 क्लासेस देखी, फिर थोड़ा सा आइडिया लगने लगा कि हाँ यार चलो इतना बुरा भी नहीं जितना मैं सोच रही हूँ, मैं कर सकती हूँ, कर लूंगी, बस डूबने की जरूरत है। तो मैं डूब चुकी थी उस टाइम पे। थोड़ा बहुत मोटिवेशन आ चुका था कि हाँ यार ये टॉपर लोग बोल रहे हैं, जब जिनकी ऑल राजस्थान 1 रैंक आई है, तो फिर मैं तो सिलेक्शन लेने के लिए कितना ही पढ़ना होगा। तो मैंने सोच लिया था कि मैं अब तो करके रहूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ अपनी स्ट्रैटेजी। देखो, जैसे ही मैंने आपको बताया कि मैंने सिलेबस का प्रिंट निकलवा लिया, उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे टिक कर दिए पहले से जो मैंने पहले पढ़े हुए हैं और जिनका मुझे आइडिया है कि हाँ भाई कौन से अभी तक मैंने पढ़े हैं और इनको मैं जल्दी कवर कर लूंगी। जैसे विद्यालय विषय में मैंने पकड़ लिए टॉपिक, हिंदी मेरे लिए पहले से ही कवर थी, क्योंकि रीट प्री में मैंने हिंदी फर्स्ट और भाषा सेकंड में इंग्लिश रखा था। शुरू से मेरी इंग्लिश फेवरेट रही, हिंदी इंग्लिश मेरे क्लियर थे, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। बचे साइंस और एसएसटी। मैथ्स तो मैंने छोड़ दी थी, मेरे को पता है मेरे से मैथ्स होने नहीं वाली है, चाहे कितना ही करूं, मैं 6 महीने भी लेके बैठ जाऊं, मेरे को मैथ्स नहीं समझ आएगी, मतलब नहीं समझ आएगी, मैंने छोड़ ही दी मैथ्स। हालांकि मेरे रीट मेंस में 2 सवाल सही गए थे, इतनी भी बुरी नहीं है, मतलब है ना। तो मैंने ये सब छोड़ दिया था, मैथ्स को छोड़ ही दिया था, मैंने तैयारी की नहीं। मतलब मैंने क्या किया, फिर इन सब्जेक्ट्स को मैंने अलग कर दिया कि हाँ भाई इन पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लूंगी तो भी मेरे को याद हो जाएगा। जैसे विद्यालय विषय मैंने आपको 4 सब्जेक्ट बता दिए, हिंदी और इंग्लिश तो मैंने अलग रख दिए थे कि हाँ भाई इनको तो सरसरी नजर से देख लूंगी तो भी हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश हट गए लिस्ट में से। अब बचे साइंस और एसएसटी। साइंस मेरी शुरू से थोड़ी अच्छी रही है, हालांकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझे साइंस अच्छी लगती थी। मुझे पता था कि 2-3 टॉपिक्स है, वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, मैंने साइंस में कौन से टॉपिक स्किप किए थे, कौन से छोड़ दिए थे, वो बताऊंगी मैं आपको आगे वीडियो में, एंड तक जरूर देखना। तो उसमें कुछ 2-3 टॉपिक्स ऐसे थे जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे, तो उनको साइड में हटा के बाकी मेरी साइंस कवर थी लगभग, ऐसे समझिए, क्योंकि 10th तक मेरी साइंस बहुत अच्छी रही है। और बची एसएसटी। एसएसटी में मैंने इंडियन हिस्ट्री छोड़ दी थी, ऐसा समझो, है ना। तो उसमें जो बाकी बच गए सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स भी मेरी अच्छी रही है, तो पॉलिटिक्स वगैरह मैंने कवर कर ली थी उस टाइम पे। मतलब उसी टाइम पे मैंने सोचा था कि भाई इन इन चीजों को जो मेरी आसान है, जो मुझे पहले से आती है, उनको कवर कर लेती हूँ। अब रही शिक्षण विद्या। शिक्षण विद्या का मुझे पता था थोड़ी सी सरसरी नजर से मुझे देखना होगा, क्योंकि शिक्षण विद्या बीएसटीसी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में लगभग जो होती है वही सेम थी, निदानात्मक परीक्षण और वो सब चीजें लगभग कॉमन थी, तो मुझे पता है शिक्षण विधियों पे भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
रही बात सूचना तकनीकी की, तो सूचना तकनीकी मैंने आपको बताया प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं कंप्यूटर, तो फर्स्ट टू 10th तक जो बुक्स आती है कंप्यूटर की वो मेरी क्लियर ही थी और कंप्यूटर मुझे अच्छा भी लगता था। प्रैक्टिकली कंप्यूटर लैब में जाके हम क्लासेस भी लेते थे, तो आईसीटी की मुझे इतनी टेंशन नहीं थी और मुझे लगा थोड़ी बहुत मैराथन क्लासेस देख लूंगी हो जाएगा। अब बचा राजस्थान जीके, मनोविज्ञान, इस तरीके से बचा था। राजस्थान जीके में सब आ गया, वही पॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था, राजस्थान इतिहास, लोक कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो बहुत बड़ा मतलब बोलते ना वो था हमारे लिए, रोड़ा था सिलेक्शन की लिस्ट में, क्योंकि करंट अफेयर्स आज तक कभी नहीं पढ़ा और सबसे बोरिंग ही मेरे को करंट अफेयर्स लगता था, इच्छा ही नहीं होती थी पढ़ने की। तो ये सब चीजें थी जो मेरे को कवर करनी थी। कुछ चीजें बच गई मोटी मोटी जो भारी भारी चीजें थी, उनको मैंने कैसे कवर किया वो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि सिलेबस को मैंने किस भागों में डिवाइड कर लिया था। एक भाग में वो थे प्रश्न, सॉरी वो विषय थे जो मुझे पहले से आते थे, बस उनको थोड़ा बहुत देखने की जरूरत थी। एक भाग में मैंने आपको बताया कि कौन से मैं ज्यादा मैंने उनको भारी नहीं लिया, हल्के में लिया, और एक भाग में वो थे जो मेरे को अभी करने थे। और आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा मैंने कौन से टॉपिक स्किप कर दिए, एंड तक जरूर देखना। अब मैं बात करती हूँ कि मेरी बुक्स क्या क्या मैंने यूज की किस किस सब्जेक्ट के लिए। अब सिलेबस को मैंने समझ लिया आराम से कि हाँ भाई ये टॉपिक आने वाले हैं। फिर कुछ वीडियोस भी देखी कि कौन सी बुक्स बेस्ट रहती है, क्योंकि हम भी मार्केट में नए नए थे, हमें नहीं पता था कि कौन सी बुक्स आती है, मतलब बुक्स भी बेस्ट आती है क्या। मैंने सोचा था सारी बुक्स ही अच्छी होती है, मुझे नहीं पता था कि भाई बुक्स भी अच्छी है बुरी होती है ना। व्यंगार कर रही हूँ मैं, थोड़ा बहुत व्यंग कर रही हूँ मैं, ठीक है, बुरा मत मानना। तो उसके बाद मैंने बुक्स के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या गलतियां की, ठीक है। पहले मैंने मेरे दोस्तों से बात की, कॉल लगाया, हाँ भाई तू बता कि तू इस विषय के लिए कौन सी बुक लेके, राजस्थान जीके के लिए तू कौन सी बुक पढ़ रही है, तू मनोविज्ञान के लिए कौन सी बुक पढ़ रही है। तो सबने अलग अलग बताया, मैं हो गई सुपर कंफ्यूज। और यूट्यूब पर देखा, यूट्यूब पर कोई क्या बता रहा है, कोई तो क्या ही बता रहा है, तो मैं तो पूरी 100% कंफ्यूज हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि यार हटाओ परे, मेरे को किसी की नहीं सुननी, मैं खुद ही देख लेती हूँ, है ना, जो मेरे को समझ आए। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी, बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ी मुझे। तो मेरे बुक्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ। देखो, राजस्थान जीके था, मेरे को ऐसा चाहिए था, मैंने जितने भी वीडियोस देखे उनमें यही बात सबने बोली थी कि कोई ऐसी 2 या 3 बुक्स ही ले आओ बस, जिसको आप 2 या 3 बार पढ़ सको। 17 इकट्ठा करोगे तो 17 बार भी नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि यार किताबें तो लिमिटेड ही रखनी है। फिर मैं लेके आई लक्ष्य की गाइड पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में 180 नंबर वाला भाग था, वही राजस्थान जीके का पूरा, पॉलिटिक्स, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी सब उसमें था, है ना। एक तो ये थी, और एक बुक थी जिसमें 120 नंबर वाला भाग था। पार्ट 1 में ये था, पार्ट 2 में क्या था, विद्यालय विषय, शिक्षण विद्या, मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, ये सब उस बुक में था, है ना। तो ये 2 चीजें तो कवर हो गई, जिसमें 300 नंबर पूरे कवर हुए थे, लेकिन उस बुक में करंट अफेयर्स नहीं था पार्ट 1 में। फिर मैंने क्या किया, बहुत यूट्यूब पर सर्च किया, मेरे दोस्तों से पूछा कि यार करंट अफेयर्स के लिए तो क्या पढ़ूं, तो किसी ने बोला सुजस पढ़, किसी ने बोला मूमल या क्रोनोलॉजी वाली बुक लिया, किसी ने बोला न्यूज़पेपर पढ़, तो किसी ने बोला यूट्यूब पर क्लासेस देख। मेरा दिमाग फिर से कंफ्यूज हो रहा, मैंने सोचा हटाओ परे, किसी की नहीं सुननी, मैं अपनी करूंगी अब। फिर मैंने क्या किया, एक क्लास देखी उत्कर्ष की, नरेंद्र चौधरी सर वाली, है ना। तो नरेंद्र चौधरी सर की क्लास देखने से पहले मैं बुक ले आई, लोगों के कहने में आके, मूमल, है ना, मूमल लेके आई। मैं अभी तक बता दूंगी आपको, वो बुक वैसी की वैसी पढ़ी है, मेरी बुक में से पढ़ने की इच्छा ही नहीं हुई करंट अफेयर्स की, क्योंकि पहली बात तो लाइफ में कभी पढ़ा नहीं था, और पढ़ा तो बुक में तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती। फिर सोचा बुक को तो साइड में रखो, मेरे को बुक पढ़नी नहीं है। मैंने चालू की उत्कर्ष की, नरेंद्र चौधरी सर की क्लास देखी, 5 बजे लाइव आती थी शाम को। तो करीबन 1 या 1.25 घंटे में उनकी क्लास कंप्लीट हो जाती थी। मैंने सोचा कि यार रोज मैं नोट्स बना लेती हूँ इसके करंट अफेयर्स के। हालांकि कोई मेरे को पागल बोलेगा कि करंट अफेयर्स के नोट्स कौन बनाता है, लेकिन मैं बनाती थी, मैं पागल ही सही हूँ, क्योंकि मुझे पता है करंट अफेयर्स मैंने कभी किया नहीं। उनकी क्लास की मुझे खासियत क्या लगी, कोई पागल ही होगा जो रोज की क्लास करंट अफेयर्स के लिए बनाएगा, और जरूरी नहीं कि उनमें से सवाल आए। लेकिन मैंने क्यों बताई पता है, उनकी क्लास की एक खास बात ये है कि वो 12 या 13 प्रश्न लेके आते हैं, लेकिन उसके साथ वो दूसरे फैक्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज करते हैं। उनकी क्लास में दूसरे फैक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आया कि हाल ही में मेगा जॉब फेयर कहाँ पे लगा है, जयपुर में, तो जयपुर से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं वो रिवाइज करवा देते हैं। अब आपकी इच्छा है कि आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आप चाहें तो मूमल या क्रोनोलॉजी की मंथली मैगजीन भी लेके आ सकते हैं। और मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप करंट अफेयर्स को इस तरीके से मत पढ़िए कि आप पूरा डीप में घुस जाए। आप इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं ना उन पे नजर रखो, आप चाहे आप अखबार से पढ़ो, क्योंकि अखबार से क्वेश्चन आया इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, और आरपीएससी ने वही कहा है किसी कोचिंग पर डिपेंड मत रहो, आप कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप बार बार पूछते हैं, एग्जाम से लास्ट 6 या 7 महीने का आपको पढ़ना है, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी, जो अभी अभी वर्तमान में सरकार है उससे रिलेटेड जितनी भी योजना है पढ़ डालो।
और मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स भी बताऊंगी आपके सिलेबस के जिनको आपको करंट से जोड़ के पढ़ना है। जैसे राजस्थान के खेल खिलाड़ी है, राजस्थान की योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, और राजस्थान के ऊर्जा संसाधन है, खनिज है, ये सबको आपको जो करंट अफेयर्स है उनसे जुड़ते हुए पढ़ना है। ये सब जो मैंने आपको भी बताए हैं, करंट का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, और ये आंकड़े बदलते रहते हैं, इन आंकड़ों को हमेशा ध्यान रखना है आपको। अब लक्ष्य की मैं दो मोटी मोटी गाइड तो ले आई, लेकिन डर मुझे भी लग गया कि यार इतनी बड़ी तो मैं दो बार छोड़ो एक बार भी पूरी अच्छे से नहीं पढ़ पाऊंगी। मैं भी भटक गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भाई कम पतली बुक लाएंगे तो उतना अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा, प्लस मैं तो पहली बार पढ़ रही थी, मेरा तो होने ही नहीं वाला था। इसलिए मैंने सोचा कि मोटी लाएंगे ना, उसमें से अपन छाट छाट के अपने नोट्स में लिख सकते हैं। मैं 12th में थी तब भी नोट्स बनाती था, लेकिन 12th क्लास में कोई नोट्स नहीं बनाता, तो मेरी शुरू से आदत रही है नोट्स बनाने की, शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ने की। तो मैंने सोचा था रीट मेंस के लिए भी मैं 100% नोट्स बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि यार लक्ष्य की गाइड बहुत ज्यादा डीप है, बहुत इतनी मोटी है, मैं इसको दो दो को इतनी सारी को कैसे पढ़ पाऊंगी। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, ये गाइड मैं ले आई हूँ, इसको रखती हूँ, इससे डीप जो भी होगा थोड़ा बहुत यूट्यूब क्लासेस से नोट्स बनाऊंगी, थोड़ा बहुत इससे बुक से या गाइड से क्रॉस मैच करके लिख लूंगी, और जो कुछ भी बचेगा वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख के अपने नोट्स में ऐड कर लूंगी। ये मैंने रणनीति सोच ली थी कि ठीक है, अब जो लिया है उसको हम पढ़ेंगे, जैसे भी करके कैसे भी करके किसी के भटकावे में आके बुक चेंज नहीं करूंगी। फिर मुझे लगा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो गाइड में थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में दे रखा है, और मनोविज्ञान जो है वो थोड़ा सा हमें हाई लेवल में पढ़ के जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना था। तो मैंने किसी के कहने में आके मेरे दोस्त ने बोला था कि शिक्षा मनोविज्ञान के लिए अवनी पब्लिकेशन धीरज सिंह धाबाई सर की किताब अच्छी है, तो मैंने सोचा चलो भाई ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो उनकी मैंने गाइड सॉरी बुक मंगवाई थी शिक्षा मनोविज्ञान की, जिसमें सूचना तकनीकी, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई और मनोविज्ञान, ये सारे टॉपिक्स थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, वो ले आई थी मैं। और उसमें पढ़ा था तो उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी जटिल थी, तो कुछ टॉपिक्स मैं उस अपनी पब्लिकेशन की किताब से पढ़ा करती थी, और कुछ टॉपिक मैं लक्ष्य की गाइड में से पढ़ती थी, जो मेरे को आसान भाषा में समझ आ जाए। लक्ष्य की गाइड में ये है कि थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा रहता था, और उनकी जो किताब थी धीर सिंह सर की, वो थोड़ी सी जटिल लैंग्वेज में थी, हर किसी को समझ नहीं आ सकती थी। फिर भी मैं नोट्स तो बनाया करती थी, दोनों में से मिला जुला के। फिर दोस्तों मुझे कुछ ऐसा लगा कि चलो भाई इससे तो हम पढ़ लेंगे, साथ के साथ मैंने जो लक्ष्य की गाइड लाई थी, राजस्थान जीके के नोट्स बनाए, पहले बुक में से बना लिए। फिर लगा कि यार बुक में से ऐसा तो नहीं कि मैं सारा ही लिखे जा रही हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार चलो यूट्यूब की क्लासेस से देखते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा ऐसा जो शॉर्ट नोट्स या फिर ठीक तरीके से नोट्स बनवा दे, क्योंकि जो सिलेक्टेड होगा वही बता पाएगा कि किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए। तो मेरे सामने पहले उत्कर्ष की क्लास आई, सब उत्कर्ष की तारीफ करते थे, तो मैंने उससे नोट्स बनाए, लेकिन एक ही टॉपिक के मेरे कम से कम 10-15 लंबे लंबे नोट्स बन जाते थे। फिर मुझे लगा यार अपने को आरएस जितना तो पढ़ना नहीं, अपने को थर्ड ग्रेड जितना पढ़ना है। फिर मेरे सामने आई गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब क्लास, उनकी पहली क्लास मैंने देखी, सेकंड ग्रेड का बैच चला रहे थे वो, राजस्थान का परिचय। बहुत ही शानदार क्लास लगी मुझे, एकदम स्वीट एंड शॉर्ट नोट्स थे उनके, के एग्जाम ओरिएंटेड, एकदम एग्जाम के अकॉर्डिंग, यूं नहीं कि फालतू बातें उसमें हो। उत्कर्ष के मैंने नोट्स बनाए थे, मैं उसको बुरा नहीं कह रही, लेकिन वो थर्ड ग्रेड के लेवल का तो नहीं था, बहुत हाई लेवल का था, मुझे समझ में भी नहीं आए थे नोट्स। अक्षांश की रेखाएं कौन गिनता है, मतलब अक्षांश की रेखाओं का कैलकुलेशन कहाँ आता है रीट मेंस में, मुझे नहीं लगता था इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा डीप में। तो मैंने वो क्लास वहीं छोड़ दी, पहली ली और पहली छोड़ दी, मैंने हटा दी। फिर गौरव ज्ञान धारा क्लासेस से मैंने नोट्स बनाना शुरू किए। उन्होंने थर्ड ग्रेड के लिए तब क्लासेस नहीं ली थी, उनका सेकंड ग्रेड का बैच ही था। तो मैंने सोचा कि जो टॉपिक सेकंड ग्रेड में आ रखा है वो हमारे सिलेबस में भी है, तो मैंने ऐसा नहीं सोचा कि तो सेकंड ग्रेड का थर्ड ग्रेड का आएगा तो ही करूंगी, मैंने हाथों हाथ ही वहां से नोट्स बनाने चालू कर दिए थे। फिर एक चैनल कहीं ना कहीं मेरे सामने आ गया, मुकेश पंचोली सर का। मैं इन सबको किसी को नहीं जानती थी यूट्यूब पे, पहली बार ही मेरी इंट्रोडक्शन होता मेरे सामने जब तैयारी शुरू की थी। मुकेश पंचोली सर का चैनल मेरे सामने आया, तो मैंने उनकी पहली क्लास देखी, राजस्थान सामान्य ज्ञान वाली, मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही बेस्ट है। यूट्यूब पर मैंने किसी का कोर्स नहीं लिया, मैं किसी की कोई बहकावे में नहीं आई, मैंने सोचा कि जो कोर्स में मिलेगा वही हमें यूट्यूब फ्री वीडियोज में भी मिल जाएगा, तो मैंने उसी को फोकस किया, यूट्यूब से ही नोट्स बनाए मैंने। और उनका जो तरीका है, भले 1 घंटे की क्लासेस लेते थे, लेकिन उनकी क्लास में ही हमें वही रिवाइज हो जाया करता था, तो मैंने उसी से नोट्स बनाए थे। यानी थोड़े बहुत नोट्स गौरव ज्ञान धारा सर से, थोड़े बहुत मुकेश पंचोली सर से। जो टॉपिक मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार ये इसमें अच्छा सा नहीं दे रखा है, या मुझे याद नहीं हो, तो मैं किसी दूसरी क्लास में जाती थी। फिर इस तरीके से मैंने करके नोट्स बनाए हैं, और आपको भी ये करना पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी जगह आपको सारी चीजें नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो राजस्थान जीके का मैंने आपको बता ही दिया, राजस्थान की कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, ये सब का जो मैंने नोट्स है वो मैंने पहले यूट्यूब क्लासेस से बनाए, गौरव ज्ञान द्वारा, और उससे समझ नहीं आया तो कई कई मुकेश पंचोली सर से भी बनाए थे नोट्स। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैं अपने नोट्स बनाती थी, मान लो सर ने 5 पेज का नोट्स करवाया, उसके बाद मैं 5 पेज और छोड़ दिया करती थी अपने नोट्स में। मुझे पता है लक्ष्य के गाइड में कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल ही जाएंगे जो मुझे अपने नोट्स में ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं पहले से ही पेज छोड़ के चला करती थी, और वो पेज मैंने छोड़ दिए।
जैसे ही क्लास से नोट्स बना लिए उसके बाद मैं लक्ष्य के गाइड से देखती थी कि यार कौन सा ऐसा टॉपिक है, ऐसा पॉइंट है जो मैंने नहीं लिखा नोट्स में, तो वो मैं हाथों हाथ लिख लिया करती थी अपनी लैंग्वेज में, आसान भाषा में। फिर जैसे ही मैं उस टॉपिक को रिवाइज कर लेती थी हाथों हाथ ही, मतलब साथ के साथ लिखती जाती थी, क्लास को रोक रोक के साथ के साथ रिवाइज करती जाती थी। फिर जब वो टॉपिक मुझे कम से कम 10 से 15 बार रिवाइज हो जाया करता था, फिर मैं उससे रिलेटेड यूट्यूब पर जाती थी, सर्च करती थी। जैसे आज मान लो मैंने राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप पढ़ा, तो मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इस तरीके से सर्च करती थी तो आ जाता था। फिर जो क्वेश्चंस मेरे सही होते जाते थे उनमें मैं बहुत खुश होती थी, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता था जो ना मैंने क्लास से जो नोट्स बनाए उसमें है, ना मेरे लक्ष्य की गाइड में थे, और ना ही और किसी जगह थे, तो मैं उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो को अपने नोट्स में लिख लिया करती थी। मतलब जो सवाल था ना, जो मुझे अपने नोट्स में नहीं मिला, ना किसी क्लास से मिला, वो अपने नोट्स में ऐड कर लिया करती थी। और आपको भी शायद इसी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। विद्यालय विषय में मैंने आपको बता दिया कि हिंदी और इंग्लिश मैंने छोड़ दी थी, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास देख ली थी, जैसे कि आर्टिकल्स की देख ली, इडियम्स एंड फ्रेजेस की कुछ देख ली। और हिंदी तो शुरू से अपन बचपन से पढ़ता है, उसमें तो कोई ध्यान देने वाली जरूरत ही नहीं थी। मैंने हिंदी और इंग्लिश तो ऐसे समझो बहुत कम ही की थी, फिर भी मेरे सारे क्वेश्चन सही हो गए थे हिंदी और इंग्लिश के। अब बचे एसएसटी और साइंस। एसएसटी और साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी की 6 से 10वीं वाली किताब पढ़ी थी, जिसमें ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, मुझे पता थी ये बात, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल 8वीं तक ही पढ़ाना है ना। तो ऐसा तो नहीं 11वीं 12वीं के लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे। और आप पिछले वाले पेपर में देखोगे इतने डीपली पूछे भी नहीं है, एक रिडॉक्स टाइटेशंस वाला आया था, वो क्वेश्चन भी डिलीट हो चुका था। और बाकी रासायनिक परिवर्तन इससे संबंधित क्वेश्चन से आए थे। और एसएसटी जो थी, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से थी, तो पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी ये तो मेरी क्लियर ही थी। बस बची हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री जो थी उसमें से मैंने कुछ टॉपिक्स स्किप कर दिए थे, नहीं पढ़े थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कौन से स्किप किए थे। ठीक है, तो ये थी विद्यालय विषय की बात। अब बात आई सूचना तकनीक का, भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और राजस्थान जीके का मैंने आपको बताया कि भूगोल जो है, पूरा का पूरा भूगोल, उसकी मैंने आधी क्लासेस गौरव ज्ञान धारा से नोट्स बनाए, आधी मुकेश पंचोली सर से बनाए हैं। फिर आती लोक कला संस्कृति, ऐसा टॉपिक है जो मुझे सबसे अच्छा लगता था, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी मेले त्योहार वगैरह की तिथियां याद नहीं होती थी, तो मैं नोट्स तो बना लेती थी जैसे तैसे, लेकिन ट्रिक्स के लिए मैं स्पेशली दूसरी बहुत सारी वीडियोस पे जाती थी। जैसे कुछ चैनल्स मैंने आपको बताया, एक जीके क्विजी रौनक चैनल है जिसपे आपको लगभग सभी टॉपिक्स के मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स से बताता है वो बंदा। जीके क्विजी रौनक, आप जितने भी टॉपिक्स है आप उसको जरूर देखना, खनिज मेले त्योहार, बहुत अच्छी शानदार ट्रिक्स से याद करवाए, वो आप जरूर सब्सक्राइब करना। और एक था एग्जाम अंपायर चैनल, चित्रकला जैसा टॉपिक किसी को याद हो सकता है क्या, उन्होंने इतनी शानदार तरीके से, एमएस तेतरवाल सर है, उन्होंने याद करवाया, आप जरूर उनकी क्लासेस देखना। तो लोक कला संस्कृति, और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी है, जैसे पॉलिटिक्स भी, किसी को नफरत है पॉलिटिक्स से, तो आप एग्जाम अंपायर जो चैनल है उसकी एक बार देखना, वो सर रैपिड फायर में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं। पॉलिटिक्स आपको बहुत मजा आने लगेगा, और मेरी तो शुरू से फेवरेट रही है पॉलिटिक्स, तो आप भी जरूर उनकी क्लासेस देखना पॉलिटिक्स के लिए। और इंडियन हिस्ट्री थी, मैं उससे बहुत घबराती थी। और राजस्थान का इतिहास मैंने कभी पहले पढ़ा नहीं था, मुझे बहुत डर लगता था सीरियसली। राजवंश वाले टॉपिक से मुझे इतना डर लगता था कि मैंने एग्जाम के 1 महीने पहले ही राजस्थान का जो राजवंश वाला टॉपिक है वो पढ़ा है। एक बात शिक्षण विधि की, शिक्षण विधियां जो 5 सब्जेक्ट की थी, उसके लिए मैं कोई स्पेशली बुक नहीं लेके आई, वही मैंने आपको बताया लक्ष्य की गाइड थी, उसमें सब कुछ मैटर दे रखा था, जो भी टॉपिक वाइज थे सिलेबस में मेंशन, जैसे निदानात्मक शिक्षण विधियां हैं, कुछ भी है, सारे टॉपिक्स जो थे वो उस लक्ष्य की गाइड में दिए हुए थे। मैं उसी में अंडरलाइन कर करके पढ़ लेती थी, और कॉन्सेप्ट पे फोकस करती थी। मुझे पता है शिक्षण विधियों के फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं आते, अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करती थी, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेती थी, फिर यूट्यूब पर जाकर सर्च करती थी। जैसे उस टॉपिक का नाम है निदानात्मक परीक्षण, तो मैं सर्च करती थी यूट्यूब पर निदानात्मक परीक्षण के बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर महत्वपूर्ण प्रश्न, इस तरीके से सर्च करती थी, वीडियो आती थी, उसमें मैं सॉल्व करती जाती थी, वीडियो को पॉज कर करके, वीडियो को रोक रोक के, इस तरीके से मैं देखा करती थी टॉपिक वाइज। जैसे कोई टॉपिक पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रिवीजन हो गया 10-15 बार आराम से, उसको मैं जाके क्वेश्चन सॉल्व करती थी यूट्यूब पर ही। कोई स्पेशली टेस्ट सीरीज नहीं थी, मैंने आज तक लाइफ में कभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी, हालांकि आपको देनी चाहिए, इस चीज का मैं पछतावा करती हूँ कि मुझे टेस्ट सीरीज देनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे नंबर जो थे मुझे थोड़े ज्यादा चाहिए। अब आप सोचोगे मैम तो लालची हो रही है, सिलेक्शन हो गया फिर क्या चाहिए, लेकिन हाँ मुझे थोड़े ज्यादा नंबर चाहिए थे, 215 प्लस इस तरीके से। तो टेस्ट सीरीज मुझे देनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है, अच्छा ही होता, आपका बेस क्लियर होता उससे। मेरे सामने एक दिन उत्कर्ष नरेंद्र चौधरी सर की जिला दर्शन वाली क्लास सामने आई, बहुत अच्छा लगा मुझे वो, क्योंकि जिला दर्शन एक ऐसी क्लास थी जिसमें आपको उस जिले से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी, चाहे वो शुभंकर हो, चाहे वो वन्य जीव अभ्यारण हो, चाहे उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्रियां वगैरह हैं, वो सब एक ही जगह आपको मिल जाया करती थी। तो मैंने सोचा यार ये बहुत अच्छी लग रही है। उस जिला दर्शन वाली क्लासेस के भी मैं नोट्स बनाती थी, चाहे वो 2 साल पुरानी क्यों ना हो, मुझे उससे मतलब है, बस भाई नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। फिर मुझे लगा कि जिला दर्शन की किताब भी लेनी चाहिए, तो मैंने उत्कर्ष की जिला दर्शन वाली किताब ली थी।
हर एक हफ्ते का मैंने डिसाइड कर रखा था, एक हफ्ते में एक जिला मैं कंप्लीट कर लूंगी। और किताबों में ही अंडरलाइन कर करके मैं उसमें पढ़ती थी। इतनी पतली किताब आती थी वो, उससे मैंने पढ़ा तो मुझे जिला दर्शन वाली किताब से बहुत हेल्प मिली है। सब कुछ एक ही जगह आके इकट्ठा आपको मिल जाने वाला है, तो आप जिला दर्शन की किताब भी जरूर लेना। फिर मुझे लगा कि मैंने थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, अब मुझे वन लाइनर की जरूरत है। तो जीजीडी क्लास में देखती थी, उस टाइम पे बहुत प्रचार था जीजीडी वन लाइनर का। तो मैंने जीजीडी वन लाइनर देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसको ऑर्डर कर ली। सब बच्चों का अच्छा रिव्यू भी था। जीजीडी वन लाइनर से रिवीजन के लिए अच्छी, आप सोचो कि थ्योरी उससे हो जाए पूरी, एक वन लाइनर से हम निकाल ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। जीजीडी वन लाइनर रिवीजन के लिए अच्छी है। तो आपका रिवीजन हो चुका हो कम से कम 2 से 3 बार, या फिर नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, 70-80% हो गया हो, तो आप जीजीडी वन लाइनर जरूर लेके आना। आपके रिवीजन के लिए वो रामबाण साबित होगी। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया, जो बुक लाई थी वो मेरी वैसी की वैसी पड़ी है, उसको मैंने छुआ भी नहीं है। मैंने उत्कर्ष क्लासेस से नोट्स बनाए थे, वो भी डेली बेसिस पे, कम से कम 6 महीने तक मैंने नोट्स बनाया। करंट अफेयर्स 6 महीने लास्ट तक का पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, इस चीज में मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं रोज क्लासेस से नोट्स बनाने की, क्योंकि ये मेरी गलती रही है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मुझे वही पढ़नी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा जीके तो सबकी कंप्लीट हो रखी है ना, सबको आती है, कोई मार खाएगा तो करंट अफेयर्स में खाएगा, तो मैं करंट अफेयर्स को मजबूत कर लेती हूँ, इसलिए मैंने डेली बेसिस में नोट्स बनाए। और जबकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बाहर से आए, मतलब हो सकता है कि उस क्लासेस से नहीं आए, दूसरी क्लासेस से भी आए, है ना, मतलब कहीं और से आ गए। तो मुझे ये चीज सीखने को मिली, आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो इंपॉर्टेंट घटना है, चाहे वो अखबार से हो, चाहे सुजस से हो, चाहे ऑफिशियल सोर्सेज से हो, किसी वेबसाइट के थ्रू, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, उनसे पढ़ना चाहिए। वो भी इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना चाहिए आपको, और आंकड़े जो है हमेशा ताजा लेके, अपडेट लेके चलिए आप हमेशा। तो अखबार से, सुजस से, या फिर ऑफिशियल सोर्सेज से, वो भी जो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है जो चर्चित रही है, या फिर अभी की जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बड़ाई या तारीफ वाली बात है, वो जरूर पढ़ के जाना है। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ करंट अफेयर्स के लिए। और 6 महीने से ज्यादा पुराना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपको 6 महीने लास्ट तक का पढ़ लीजिएगा आप। इसके अलावा मेरे पास कोई बुक्स नहीं थी, जो मैंने आपको बता दी। लक्ष्य की गाइड पार्ट 1 पार्ट 2 में जीजीडी वन लाइनर, मूमल क्रोनोलॉजी लाई थी, लेकिन मैंने उससे पढ़ा नहीं, वो ऐसी कैसी पढ़ी है। मैंने क्लासेस से कवर किया था करंट अफेयर्स। और जिला दर्शन की एक किताब जो मैंने आपको बताई, जिला दर्शन ही था, उसमें सब कुछ एक जगह पे आपको मिल जाने वाला है, ये था। और शिक्षा मनोविज्ञान की वही, जिसमें आईसीटी, सूचना तकनीकी और मनोविज्ञान आपको एक जगह देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे पास कोई एक एक्स्ट्रा किताब भी नहीं थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार, क्या जो मैं दिशा चुन रही हूँ क्या वो सही है, क्योंकि मेरे साथ वाले कई ऐसे हैं जो कोचिंग करते थे, और मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे भी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ये मतलब पागल थोड़ी जो ये कोचिंग जा रहे हैं और मैं घर पे रहकर सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। मुझे भी कहीं ना कहीं खुद पे डाउट आया, लेकिन फिर ऐसा लगा कि आज तक भी मैंने बिना कोचिंग ही तो इतना कुछ हासिल किया है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब कोचिंग में जाते तो वो लोग भी वही पढ़ाते होंगे जो हम खुद पढ़ने वाले हैं, और जब सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है तो मुझे कोचिंग की जरूरत क्या है। मुझे सही गाइडेंस ही तो चाहिए, वो मैं यूट्यूब से ले लूंगी। बहुत लोगों ने चैनल्स बनाए हुए, ये तो मैं अभी आपको बता रही हूँ दोस्तों, लेकिन इतना डीपली कोई गाइड करने वाला हमारे टाइम पे तो नहीं था। मुझे यूट्यूब पर वीडियोस भी नहीं मिलते थे, सब एक ही रटाई बातें बोलते थे कि रिवीजन कर लो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन ये तो नहीं बताता कि इसको हम करें कैसे। हमें तो डीपली नॉलेज चाहिए, बारीकियां चाहिए, और वही बारीकियां मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ कि एक एस्पिरेंट के मन में तैयारी करते टाइम क्या दिक्कतें आती है, आ सकती है, वो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना, ऐसे मत सोचना कि ये तो फालतू बातें ज्यादा बता रही है और इन्फॉर्मेशन वाली बातें कम बता रही है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अभी भी आधे बातें बताना बाकी है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि मैं जो हूँ ना, थोड़ा सा मतलब मेरी आदत है ज्यादा एक्सप्लेन करने की, तो थोड़ा ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। आज की वीडियो भले 2 घंटे की हो, शो चलेगा, आप 2-4 दिन में इकट्ठा कर करके देख लेना, लेकिन एक एक बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा टाइम टेबल या स्ट्रैटेजी क्या थी। देखिए, जब 2 महीने तो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया और फाड़ा, 2 महीने तक तो मेरा यही चला, क्योंकि सारी चीजें मेरे लिए नई थी ना। तो जो मैं टारगेट डिसाइड करती थी कि मैं आज इसको एक दिन में पढ़ लूंगी, वो नहीं हो पाता था, तो मैं डिमोटिवेट हो जाती थी। अगले दिन के लिए जो मैंने सिलेबस बना रखा होता था उसमें फाड़ देते, फिर से नया बनाती थी, तो मेरी कॉपी आधी तो ऐसी खाली हो जाती थी, पेपर फट फट के, है ना। तो मुझे 1 महीने बाद ये चीज समझ आई कि टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होने वाला। टाइम टेबल कब बनता है, जब हमने थोड़ा बहुत भी उस चीज को पढ़ा हो पहले से। लेकिन मेरे लिए तो सब चीजें नई थी। राजस्थान जीके वाले टॉपिक को कवर करने में मुझे 1 घंटा डिसाइड करती थी, लेकिन 3 घंटे लग जाते थे मुझे, क्योंकि वो एक टॉपिक इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाता था। तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगा कि आप टाइम टेबल मत बनाओ, आप टॉपिक टेबल बनाओ। यानी कि आपको एक दिन का डिसाइड कर लेना है कि मुझे ये टॉपिक आज का आज कंप्लीट करना है, चाहे उसमें 4 घंटे लगे, चाहे उसमें 5 घंटे लगे।
क्योंकि कई ऐसे टॉपिक्स थे जैसे राजस्थान के खनिज वगैरह, इनमें मैं सोचती थी इजी होगा, लेकिन जब डीप में घुसती थी तो मुझे इजीली याद नहीं होते थे। उस एक टॉपिक में मुझे कम से कम 2 या 3 दिन लग जाते थे। किले, दुर्ग, मंदिर, ये सब ऐसे थे जो मेरे 10-15 दिन तक चले हैं। ये टॉपिक्स ऐसे थे, तो इसमें टाइम टेबल काम नहीं आता। तो आपको भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल आप बनाओगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आपके लिए सब चीजें नहीं है। और जिसने थोड़ी बहुत भी बना रखी है उनके लिए टाइम टेबल काम करता है। तो आप टॉपिक टेबल बनाओ, आप अपने सिलेबस को लेके बैठो सामने, और उसमें टिक लगाते जाइए कि आपके कौन से हो चुके हैं, और उसमें से छटनी कीजिए कौन से टॉपिक आपको इजी लगते हैं, कौन से मीडियम लगते हैं और कौन से हार्ड लगते हैं। अब जो इजी लगते हैं उनको आप पहले निपटाने की सोचो। जैसे मुझे भौगोलिक स्वरूप वगैरह, मेले त्योहार, ये सब थोड़ा अच्छा लगता था, और मेरी कोई ऐसी स्पेशली स्ट्रैटेजी नहीं थी कि आज मैं पूरा दिन भूगोल ही पढ़ूंगी। मैं इस तरीके से बना के चलती थी, जैसे मैं सुबह उठा करती थी। तो शुरुआत में मुझे दिक्कत हुई, पहले मैं 8-8 बजे सो के उठती थी, क्योंकि छुट्टियां तो चली रही थी, मैं कहीं जाती नहीं थी, स्कूल भी छोड़ चुकी थी, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन की थी मैंने। तो मैं सुबह उठने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी। तो पहले मैंने 8 बजे शुरू किया। तो 8 बजते ही मुझे उसके बाद घर के काम करने होते थे, थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा, क्योंकि मम्मी भी इतना कितना अकेली करेगी, मुझे भी करवाना पड़ता था। तो झाड़ू पोछा में 12 तो ऐसे ही बज जाते थे। फिर मेरी इच्छा ही नहीं होती पढ़ने की, रोज कल 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 टालती रहती थी। बीच में मेरा कुछ ऐसा टाइम आ गया था, और मुझे सिलेबस जो था नया था ना, तो मुझे उसको इच्छा ही नहीं होती थी पढ़ने की, मैं कुछ भी पढूं। फिर धीरे धीरे मुझे दिशा मिली, जाके 15 एक दिन के अंदर मुझे होश आया, मुझे बहुत ज्यादा पछतावा होने लगा कि यार अब तो करना ही पड़ेगा, ये सब चीजों को साइड में रखना पड़ेगा। फिर मैंने धीरे धीरे मैं 7 बजे उठना स्टार्ट किया, अगले दिन 6 बजे उठना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके आप एकदम से टाइम टेबल बना लोगे कि मैं 4 बजे उठ जाऊं सुबह, तो ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है। तो मैंने धीरे धीरे शुरुआत की, धीरे धीरे सही, थोड़ी बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देखी, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी की, कि जल्दी कैसे उठना है, ये सब चीजें। तो धीरे धीरे सबने यही बोला कि धीरे धीरे शुरुआत करो। किसी दिन अगर आप 8 बजे उठते हो तो अगले दिन से 7 बजे का टारगेट रखो, फिर 6 बजे का टारगेट रखो। सुबह जल्दी उठ के मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, और मेरा सजेशन भी यही है कि आप रात को तो पूरे दिन के थके हारे रहते हो, उतना आपके दिमाग में फ्रेशनेस नहीं होती जितनी सुबह सुबह होती है। तो सुबह के टाइम में मैं सुबह 4 बजे उठा करती थी, फाइनली। फाइनली मैं बता रही हूँ आपको कि 4 बजे उठ जाया करती थी मैं। 4 बजे से 6 बजे तक मैं एक दिन पहले डिसाइड कर लेती थी कि 4 बजे से 6 बजे तक मुझे राजस्थान जीके का भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, लोक कला संस्कृति पढ़नी है, कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था पढ़नी है। वो मैं डिसाइड कर लेती थी, और सुबह के टाइम में राजस्थान जीके लेती थी, क्योंकि उसका वेटेज बड़ा था, प्लस नया था, मुझे जल्दी कवर करना था, क्योंकि मेरा दिमाग फ्रेश रहेगा। तो सुबह 4 बजे उठती थी, उसमें से 4 से लेकर 4:30 बजे तक मैं पिछले दिन का पढ़ा हुआ रिवाइज करने की कोशिश करती थी, जो मेरे को याद नहीं होते थे, है ना, उनको रिवाइज कर लिया। फिर 4:30 से 5:30 बजे के बीच में मैं दूसरा कोई सब्जेक्ट ले लेती, जैसे शैक्षिक परिदृश्य, या फिर राजस्थान जीके का ही कोई दूसरा टॉपिक, चाहे वो कला संस्कृति हो या इतिहास हो। फिर 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरा एक टाइम स्लॉट होता था, उसमें भी राजस्थान जीके का ही कोई हिस्सा पढ़ती थी, चाहे वो इतिहास हो, चाहे लोक कला संस्कृति हो या भूगोल हो। फिर 8 से लेकर 11 बजे तक इन 3 घंटे के बीच में मैं घर के काम करती थी, बर्तन हो गया, झाड़ू पोछा वगैरह, क्योंकि लड़कियां हैं, आफ्टर ऑल करना ही पड़ेगा। मम्मी की हेल्प करवाती थी। 11 बजे मैं फिक्स कर लेती कि हाँ भाई, मतलब पहले से ही मेरा एक दिन पहले टाइम टेबल बन जाता था। टाइम टेबल का मतलब है टॉपिक टेबल, है ना, कि भाई ये पढ़ना है इतने से इतने के बीच में, नहीं हुआ तो आगे पढ़ लेंगे अगले दिन, इस तरीके से था। तो 11 से 12 के बीच में या 1 बजे के बीच में मैं थोड़ा बहुत ब्रेक लेके बीच बीच में शैक्षिक परिदृश्य और आरटी साथ के साथ पढ़ती थी। यानी आरटी की धाराओं का, जब मुझे ऐसा लगा कि यार ये ऐसा तो याद नहीं हो रही, ट्रिक्स वाली वीडियो है, वो मैं आपको बना के भी बता दूंगी, आरटी की धाराएं ट्रिक्स से याद करवा दूंगी मैं आपको। वो ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो देखती थी, तो मुझे याद भी हो गई थी सारी धाराएं, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया था। आरटी मेरी 10 से 15 दिन में मेरी कवर हो चुकी थी, आरटी की धाराएं और वो सब, उसकी जो थ्योरी थी, क्वेश्चन भी सॉल्व कर थे, रिविजन भी हो गया था। फिर बचा शैक्षिक परिदृश्य। इस 2 घंटे में मैं शैक्षिक परिदृश्य पढ़ती थी, क्योंकि मेरे लिए नया था और मुझे पता था इससे क्वेश्चन तो 100% बनने वाले। फिर 1 बजे खाना खा लिया। 1 बजे से 2 बजे के बीच में मैं विद्यालय विषय कोई एक लेके बैठती थी, चाहे वो एसएसटी हो चाहे साइंस हो, वो पढ़ लिया करती थी मैं। नोट्स बना के बोलो या फिर बुक में ही अंडरलाइन कर करके मैं पढ़ लेती थी। विद्यालय विषय के तो मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, उसमें ही अंडरलाइन करके मैं पढ़ा करती थी। और यूट्यूब पर क्लासेस भी देखने की कोशिश की मैंने, विद्यालय विषय के सब क्वेश्चन ही करवाते, थ्योरी किसी ने नहीं करवा रखी अभी तक। फिर 3 बजे से 4 बजे के बीच में मैं थोड़ा बहुत नींद आती थी, तो थोड़ा बहुत चाय वाय पी के अपने आप को फ्रेश कर लेती थी। उस बीच में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला वीडियो देख लिया करती थी। या फिर कोई ऐसा वीडियो जैसे एग्जाम अंपायर है, कोई अब नींद आने लगी, अब बोरिंग हो रहा है, तो कोई ऐसा टॉपिक पकड़ लेती थी जो मुझे पढ़ना तो है, लेकिन मैं ट्रिक्स से या कहानियों से पढ़ूंगी। जैसे मान लो इतिहास का कोई टॉपिक है जो मुझे बुक से अच्छा नहीं लग रहा, ना ही कोई नॉर्मल यूट्यूब क्लास से अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करती थी, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख लेती थी, जैसे राजवंश हो गया, या फिर कोई ऐतिहासिक घटना है 1857 की क्रांति, वो सब, है ना, राजस्थान वाली, उसको मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म में या फिर एक पिक्चर आती थी उसके सर्च करके उसको देख लेती थी, ताकि मेरा इंटरेस्ट जगे और नींद तो ना आए। कैसे भी करके पढ़ाई तो हो रही ना, बस वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा सोचती मैं।
फिर 5 बजे से 6 बजे के बीच में नरेंद्र चौधरी सर के उत्कर्ष की करंट अफेयर्स वाली क्लास आया करती थी, मैं उससे नोट्स बनाया करती थी हाथों हाथ। और मैं थोड़ा सा टाइम अवॉइड करती थी क्योंकि वो लाइव क्लास में पढ़ाएंगे, तो हम उसको तो हाथों हाथ 2x स्पीड पे नहीं कर सकते थे, तो थोड़ा सा 5:30 बजे के करीब मैं देखा करती थी उत्कर्ष की नरेंद्र चौधरी सर की क्लास, ताकि उसको थोड़ा सा 2x या स्पीड में बढ़ा के देख सके और नोट्स अपने फटाफट जल्दी बन जाए, क्योंकि बीच में कमेंट्स के भी रिप्लाई करते हैं, उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। तो उसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा जो टाइम है 5 बजे आती है तो 5:30 या 6 बजे तक देखिए, ताकि आप उसको 2x स्पीड पर करके देख सके। आपका जहाँ 1 घंटा खराब होना वहां आपका आधा घंटा ही खराब हुआ है ना। तो इस तरीके से मैं नोट्स बनाती थी। फिर उसके बाद जो टाइम बचा 6 से लेकर 7 बजे तक, उस बीच में मैं जिला दर्शन की किताब पढ़ती थी, जो आपको भी पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, उससे आपका बेस क्लियर होता है। फिर 7 बजे से 8 बजे के बीच में मैं शिक्षण विद्या पढ़ा करती थी, क्योंकि वो थोड़ी लाइट थी, सॉफ्ट थी, हाँ भाई ना नींद आ रही है ना ऐसा कुछ, खाना भी खा लेती थी उस बीच में। फिर 9 बजे से 10 बजे के बीच में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन संतोष बिश्नोई ऑफिशियल चैनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा करती थी, भले वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आरपीएससी का हो, कर्मचारी चयन बोर्ड का हो, पुराने किसी एलडीसी पटवारी का हो, अपने को बस राजस्थान जीके से मतलब है, राजस्थान जीके के अपने क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, उनकी क्लासेस में देख लिया करते थे संतोष बिश्नोई ऑफिशियल चैनल की। वो सर साथ के साथ रिवाइज भी करवाते जाते थे दूसरे फैक्ट्स, कोई आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो ना सिर्फ उस आभूषण के बारे में बल्कि उससे रिलेटेड दूसरे आभूषणों के बारे में भी जानकारी देते थे। तो इस तरीके से पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, जहां एक क्वेश्चन के साथ दूसरे फैक्ट्स भी अपने को 10 रिवाइज हो जाए, तो मैं वो क्या करती थी। फिर बचा 10 बजे से लेकर 11 बजे का टाइम, इस बीच में मैं पूरे दिन का जो होता था वो रिविजन किया करती थी, और आपको भी करना चाहिए पूरे दिन का। मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे रिवाइज नहीं हुआ, तो मैं एक बार कॉपी बंद करके ऐसे आंखों ही आंखों में मतलब अपने आप में मैं आंख बंद करके रिवीजन करती थी कि हाँ इसमें ऐसा इसमें ऐसा, जहां मैं अटकती थी उस टॉपिक को वापस से देखा करती थी। ये मेरी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी पूरे दिन की। फिर 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक मैं अपने मन पसंद कोई वीडियो देखती थी, जैसे कि मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ना किसी नोट से ना बुक से, तो उसके लिए स्पेशली एक वीडियो सर्च करके देखती थी मैं। फिर ऐसा मैं हर हफ्ते करती थी, टॉपिक्स को चेंज किया करती थी, यानी कि मंडे को अगर ये पढ़ लिया तो मैं ट्यूसडे को ये वाला टॉपिक पढ़ूंगी। मतलब कहने का मतलब है कोई एक टॉपिक कवर हो जाता था ना मेरा। मान लो राजस्थान जीके में भूगोल है, उसमें मैंने मिट्टी वाला टॉपिक पढ़ लिया, तो वो मेरा हो चुका है, और उससे संबंधित मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए, रिवीजन भी हो गया, और क्वेश्चंस मेरे थोड़े बहुत सही भी गए, रिवीजन भी अच्छा खासा हो गया। तो अब मैं राजस्थान भूगोल नहीं पढ़ती थी, फिर राजस्थान इतिहास का कोई एक टॉपिक लेके पढ़ती थी, फिर राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड या लोक कला संस्कृति का कोई एक टॉपिक पढ़ती थी। इस तरीके से मैं स्विच कर करके पढ़ती थी, इससे वेरायटी आती थी। एक ही सब्जेक्ट में पढ़ते तो हमें बोरियत हो जाती है, हालांकि सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, कोई कैसे पढ़ता है कोई कैसे पढ़ता है, मैं तो ऐसे पढ़ती थी, है ना। इससे क्या होता था, मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि यार मेरे सारे पक्षों को मैं देख रही हूँ, कोई चीज इग्नोर नहीं हो रही है इसके पीछे। विद्यालय विषय, शिक्षण विधियां, आरटी, शैक्षिक परिदृश्य, सूचना तकनीकी, ये सब मैं साथ में लेके चलती थी। किसी दिन मान लो शैक्षिक परिदृश्य को ज्यादा टाइम नहीं मिला, सूचना तकनीकों को मिल गया, तो मैं सूचना तकनीकी अगले दिन नहीं पढ़ती थी, फिर शैक्षिक परिदृश्य को पढ़ती थी। यानी कि जो टॉपिक इग्नोर हो रहा है उसको आप अगले दिन ले लो, है ना। लेकिन शर्त क्या है, पहला वाला टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए आपका, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए। और उस चीज का ऐसा नहीं, सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं, आपको रिविजन साथ के साथ करना है। मैं हर घंटे रिविजन करती थी। पूरे दिन में रिवीजन नहीं हो पाया तो मैं अगला दिन पूरा रिवीजन ही करती थी, दूसरे कोई टॉपिक पे आगे नहीं बढ़ती थी। अगला दिन पूरा रिवीजन में जाएगा, मुझे मंजूर है, लेकिन आगे नहीं बढ़ना है जब तक एक चीज कंप्लीट ना हो। और ये सब करने में मुझे 2 से 3 महीने लगे, ये चीज समझने के लिए कि मेरा स्टडी का पैटर्न क्या है। तो आपका स्टडी का पैटर्न मैं नहीं बता सकती, आपको ही पता है कि आप कितना चीज को कितनी जल्दी कवर कर पाते हो। मुझे ये चीज बाद में समझ आई कि यार मैं जो स्ट्रैटेजी अपना रही हूँ वो थोड़ी सी गलत है ना, मुझे अब ऐसे करने चाहिए। और कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे धीरे धीरे 2 या 3 महीने बाद समझ आया कि क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, वो टॉपिक पहले पढ़ो जो तुम्हें हार्ड लगते हैं, वो टॉपिक पहले पढ़ो जो तुम्हें हार्ड लगते हैं, उस तरीके से पढ़ना चाहिए। फ्रेश माइंड में जल्दी हो जाता है। रात को 12 बजे तक पढ़ लेती थी और कभी कभी नींद आ जाती थी, सो जाती थी। मैं ऐसा नहीं करती थी कि पढ़ना ही है, जबरदस्ती दिमाग पे जोर डाल सो जाया करती थी। मेरे कई दोस्त बोलते थे कि तुझे लाइब्रेरी जाना चाहिए, सब लोग लाइब्रेरी में पढ़ते, तू लाइब्रेरी क्यों नहीं जाती, है ना। क्योंकि मेरे घर में ऐसा था ना कि शोर शराबा मेरे घर में भी होता था। मेरे भाई बहन है वो सब शोर शराबा तो करते थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे हमारे सामने, तो मतलब डिस्टरबेंस तो होता था। लेकिन मुझे शुरू से आदत थी कि भाई सब जने पास में बैठे हो तो भी मैं पढ़ाई तो कर लूंगी। हालांकि आपको ऐसा नहीं होता तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरा लाइब्रेरी ज्वाइन करने का सवाल ही नहीं था। हमारे गांव से बहुत दूर है लाइब्रेरी, उस टाइम थी नहीं यहाँ पे, बहुत दूर है लाइब्रेरी। तो मैं सोचती थी कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिससे कोचिंग में नहीं किया, घर पे ही मुझे माहौल मिल जाएगा, मैं सबके बीच में पढ़ सकती हूँ। ऐसी कोई मैं स्पेशल नहीं हूँ कि भाई सबकी आवाज हो रही तो मैं पढ़ ना पाऊँ, तो मैं पढ़ लेती थी, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होता था। और अगर आप भी लाइब्रेरी जाते हो तो मैं आपको कुछ बातें बोलना चाहूंगी। आप लाइब्रेरी जाए तो एकदम सादे कपड़ों में जाए, ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर आप अच्छे कपड़ों में जाएंगे तो आपको इच्छा होगी कि हम किसी को आकर्षित करें या फिर वो हमें आकर्षित करे। आप सिंपली जाओगे ना तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आप किसी के अट्रैक्शन में नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात, आपको आप ज्यादा जरूरी है आपके फोन से दूर, आपके घर से दूर है अगर,
आपकी लाइब्रेरी तो फोन लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी आप फोन लेके ना जाए तो ही अच्छा है। जिस काम से आप लाइब्रेरी जा रहे हैं वो ही करें। और जैसे कि मान लीजिए आपको चाय वगैरह पीने जानी है, तो आप अकेले जाइए, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको मकसद याद रखना है कि आप लाइब्रेरी क्यों जा रहे हैं। अगर आपको घर पे माहौल नहीं मिलता, आप आराम से लाइब्रेरी जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बीच में आपको लोगों को देख के ये सीखना है कि कितने लोग यहाँ पे मतलब लाइब्रेरी की अपनी सीटें नहीं छोड़ते, इतना कंपटीशन है, तो आपको वहां जाके देखने को मिलेगा। अपने आप आपको इच्छा होगी कि आप पढ़ें, तो फालतू में आप लाइब्रेरी जाते तो टाइम पास करने मत जाइए, कोचिंग में भी जाते तो टाइम पास करने मत जाइए, अट्रैक्शन में मत पड़िए किसी के, बस पढ़ाई पे फोकस करना है। फिर संडे वाले दिन जो मैंने पूरे 6 दिन का रिवाइज किया, वो संडे वाले दिन स्पेशली सिर्फ रिवीजन करती थी। 6 दिन में जो पढ़ा, अलग से कुछ नहीं पढ़ती थी, पूरा संडे वाला दिन मैं रिवीजन के लिए रखती थी। जैसे कि अभी तक 6 दिन में जो भी पढ़ा ना, उसको सिर्फ और सिर्फ संडे को मैं रिवीजन किया करती थी। आपको भी वैसा ही करना चाहिए। और ऐसा लगता है कि भाई संडे को भी वो 6 दिन का पूरा पढ़ा हुआ रिवाइज नहीं हो रहा, तो मंडे का दिन भी बाकी रखिए रिवीजन के लिए। दूसरे टॉपिक पे नहीं बढ़ना आपको, भले ही थोड़ी धीरे गति से आप चलेंगे, आपको लगेगा कि यार हमें तो रिवीजन ही नहीं होता, 2-3 दिन ही रिवीजन में चले जाते हैं, जाने दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन अगले टॉपिक पर बढ़ के मतलब नहीं जब तक आप रिवीजन ना करें। और रिवीजन कैसे करना है इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, नोट्स कैसे बनाते हैं इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं इस पे भी वीडियो बना रखा है, जाके देख लेना चैनल। चाहती हूँ कि सिलेबस मैंने देख लिया थोड़ा बहुत, मेरी तैयारी चली रही थी, उस बीच में मुझे समझ तो आने लग गया था कि हाँ भाई कौन सा टॉपिक इजी है, कौन सा हार्ड है, कौन सा मुझे बोरिंग लगता है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने हंसते हंसते कवर किए, और कुछ टॉपिक्स ऐसे जो मैंने रोते रोते कवर किए थे। वो मैं आपको बता दूं, राजस्थान भूगोल मुझे इजी लगता था थोड़ा, राजस्थान इतिहास के करते, है ना। तो राजस्थान इतिहास मैंने बहुत रोते रोते किया है, भारत का इतिहास भी मैंने बहुत रोते रोते किया था। भारत का इतिहास तो समझो आप, मैंने स्किप ही कर दिया था, मैंने इतना नहीं पढ़ा था, इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ी थी। और जो मेरा सबसे अच्छा गया वो मेरा लोक कला संस्कृति था, आरटी मुझे अच्छा लगता था। इंग्लिश तो मेरी शुरू से फेवरेट रही, इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब आपको अपने सिलेबस का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो गया होगा, मुझे पता है कि सिलेबस में क्या है आपके और क्या पढ़ना है आपको। उसमें से मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने कौन से टॉपिक स्किप कर दिए, यानी नहीं पढ़े, है ना। और पढ़े भी तो उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, और कौन से टॉपिक थे जो मैंने बहुत अच्छे से तैयार किए थे, और कौन से ऐसे टॉपिक थे जो मीडियम लेवल के तैयार किए थे, यानी कि ठीक ठाक, है ना ज्यादा डीप में ना ज्यादा सत्य से। देखो, ऐसे टॉपिक्स जो मैंने स्किप कर दिए थे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे जनसंख्या वाला टॉपिक है, उसमें से मैंने स्पेशली आंकड़े ही पढ़े थे, कुछ कुछ लिंगानुपात वगैरह यही सब पढ़ा था। उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कोई आंकड़े नहीं पढ़े थे, क्योंकि मुझे याद नहीं हो रहे थे आंकड़े। तो जनसंख्या में जो पिछली भर्तियों में पूछे गए ना जनसंख्या से रिलेटेड सवाल, मुश्किल से 15 या 20, बस वही रिवाइज करके गए, उनके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। जनसंख्या ऐसे समझो स्किप ही कर दिया था। फिर नेशनल हाईवे वाला जो टॉपिक था राजस्थान के पर्यटन स्थल वाले में, उसमें नेशनल हाईवे वाला टॉपिक मैंने पूरा स्किप कर दिया था, मेरे को याद नहीं हो रहे थे नेशनल हाईवे। फिर ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक घटनाएं थी सिर्फ उन्हीं को रिवाइज किया था। मुझे ऐसा लगा कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन अगर कम बने या नहीं बने तो मेरा क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐतिहासिक घटनाओं में मैंने जो इंपॉर्टेंट ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं थी ना, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं, उनसे संबंधित थोड़ा बहुत पढ़ लिया था मैंने बस। और राजवंश वाला टॉपिक मैंने पूरे इस 8 महीने में स्किप कर दिया था, लेकिन मुझे लगा कि राजवंश से बन गया कोई सवाल तो मैं क्या करूंगी। तो मैंने एग्जाम के 1 महीने पहले यानी दिसंबर में मैंने राजवंश वाला टॉपिक पढ़ा। उसमें भी मेवाड़ और मारवाड़ वंश से मुझे ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत पेपर्स में भी देखा कि राजवंश में मेवाड़ मारवाड़ को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो मैंने उसी से संबंध पढ़ा, राजवंश पूरा नहीं पढ़ा मैंने। फिर मैथ्स मैंने आपको बता दिया, गणित तो मैंने पूरी स्किप कर दी थी, मैंने कहा ये मेरे से नहीं होने वाली, मैथ्स पूरी स्किप कर दी थी। विज्ञान में मैंने कौन से टॉपिक स्किप किए थे वो मैं बताती हूँ। विद्यालय विषय में गति, बल गति के नियम और प्रकाश, ये मैंने बिल्कुल स्किप कर दिए थे, मैंने पढ़े नहीं थे। मैंने सोचा 10th तक जितना पढ़ा उसमें सवाल आया तो कर देंगे, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं। एसएसटी में मैंने राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक बिल्कुल स्किप कर दिया था, वो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो ये मेरा रह चुका था। अब मैं आपको बताती हूँ कौन से मैंने टॉपिक्स मीडियम लेवल पे तैयार किए थे, यानी ना ज्यादा सतह से ना ज्यादा डीप में। मानसून तंत्र, जलवायु, नदी, झीलें, बांध, वन संपदा, वन्य जीव जंतु संरक्षण, अभ्यारण्य, खनिज, ऊर्जा संसाधन, मारवाड़ मेवाड़ राजवंश वाले टॉपिक, कृतियां, राजस्थानी कृतियां, साहित्यकार, फ्लैगशिप योजना, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, उद्योग, जन कल्याणकारी योजनाएं, एनईपी 2020, करंट अफेयर्स 6 महीने का। ये जो टॉपिक्स थे ये मैंने मीडियम लेवल पे पढ़े हैं आराम से। और इनके अलावा जो टॉपिक बच गए ना उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये जो मैंने आपको भी टॉपिक्स के नाम बताया, इनके अलावा जो टॉपिक बच गए उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। यूट्यूब क्लास से नोट्स बनाए, लक्ष्य की गाइड से देखा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी अच्छे से लगाए कि भाई इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए मेरा। और वो टॉपिक वो थे जो मुझे इजी लगे, मेरे को एक बार में समझ आ गए। और ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया मीडियम वाले, ये ऐसे थे जो मेरे इजीली दिमाग में घुस नहीं रहते, जबरदस्ती घुसाए हैं, ठीक है, ट्रिक्स के थ्रू या कैसे भी, है ना। तो इसमें से मुझे ऐसा था क्वेश्चन बाहर जाना होगा, जितना पढ़ रहे हो उसमें से पढ़ लेंगे, बाहर जाना होगा तो जाएगा, छो कोई मतलब नहीं अपने को। लेकिन इसके अलावा जो मैंने आपको टॉपिक्स जो छूट गए, जो मैंने नहीं बताए, वो मेरे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर थे। लोक कला संस्कृति के मेरे सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर थे, मुझे बहुत अच्छी लगती थी लोक कला संस्कृति के टॉपिक्स।
अब आप पूछेंगे कि मैम आपने ये तो बता दिया, अभी बताओ नोट्स कैसे बनाती थी? मैंने आपको बता दिया, पहले यूट्यूब क्लास देख लेती थी, कोई भी विषय से संबंधित उससे नोट्स बना लेती थी, चाहे गौरव ज्ञानधारा हो, मुकेश पंचोली या कोई भी हो। फिर लक्ष्य के गाइड से क्रॉस चेक करती थी। यूट्यूब क्लास से नोट्स बनाए, 5-6 पेज छोड़ दिए एक्स्ट्रा। लक्ष्य के गाइड में मुझे कुछ ऐसा लगता है जो उस नोट्स में नहीं, उसमें से बना लिए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब उस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करती थी तो देखती थी कि कौन से सवाल बन जाते हैं, वो भी उस नोट्स में लिख लेती थी। और इसी तरीके से आपको करना चाहिए, और अगर आपको ये टाइम वेस्ट लगता है तो आपकी मर्जी, आप भले ही मत करना। जब मेरा सिलेबस 80 से 90% कवर हो चुका था अक्टूबर और नवंबर के बीच में, उस टाइम मैंने क्या किया, जितने भी मेरे टॉपिक्स थे जो मुझे याद थे बहुत अच्छी तरीके से कि मैंने 10-15 बार रिवाइज कर ली हूँ, उनसे संबंधित मैंने बिना देखे शॉर्ट नोट्स बनाए, यानी कि कुछ कीवर्ड्स लिखे छोटे छोटे जिनसे मुझे वो पूरा टॉपिक अपने आप याद आ जाए, छोटी छोटी चीजें। शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं बिना देखे। तो वो आपको कब हो पाएगा, जब आप किसी टॉपिक को घोलकर पी चुके हो, तभी शॉर्ट नोट्स बनते हैं। ये बात आप याद रखना। और शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम रिविजन के लिए। टाइम टेबल होता था 10 से 12 घंटे का। कभी कभार ऐसा भी हुआ कि मैंने 15-15 घंटे भी पढ़ाई की है जिस दिन मेरा टॉपिक पूरा नहीं हुआ। और ऐसा कब हो पाया, शुरू के 2-3 महीने तो यूं ही टाइम पास में गए, मैं मुश्किल से 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाती थी कि मुझे सही दिशा मिल नहीं रही थी, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा था, मैं कितना ही कर रही थी मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो बाद में मुझे गति मिली जब मेरा सिलेबस धीरे धीरे मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई, यानी कि जो टॉपिक मुझे इजी लगते हैं वो मैंने पहले कवर किया ना, तो मेरे आधे टॉपिक अपने आप एलिमिनेट हो गए, थोड़े बहुत ही बचे थे, मतलब जो मोटे मोटे थे भारी भारी। तो मुझे लगा यार यही तो करने, बस कर लेते। उसके बाद अपने आप मेरे अंदर गति आ गई। आप जब तक शुरुआत नहीं की ना अपने, तब तक आप उसको देख के घबराते रहेंगे और घबराते रह जाएंगे। इतनी बड़ी सिलेबस की दीवार लग रही है, लेकिन उसको आप थोड़ा थोड़ा काटते जाइए ना, अपने आप वो दीवार छोटी होती जाएगी। यानी कि प्रिपेयर करते जाइए, इजी से शुरुआत कीजिए, जो आपको आ जाता है थोड़ा बहुत मीडियम उनको पहले कर लीजिए, हार्ड को थोड़ा बाद में रख दीजिए। और जो आपको भी लग रहा है ना देख के हार्ड, वो एक्चुअल में हार्ड है नहीं, जब आप उसमें घुसोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे राजवंश वाला टॉपिक है, इतिहास के कुछ टॉपिक से मैं पहले देख के डरती थी, लेकिन अंदर घुसी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि काश मैंने राजवंश और इतिहास को पहले पढ़ लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बीच बीच में ऐसा भी हुआ कि मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि कंपटीशन तो था ही। फिर भर्तियों का भी कोई अते पते नहीं थे, आए दिन तो कुछ ना कुछ नई नई न्यूज आया करती थी, मैं भी भटक जाती थी। कभी सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन होता था, कभी भी मतलब कुछ नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम की रील्स देखने बैठ गई, फेसबुक चलाने बैठ गई, कुछ भी करने बैठ गई। फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कुछ एक चीज देखने के चक्कर में 1-1.5 घंटा बर्बाद कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम में ही ऐसे रील्स देखना चालू कर दी जो रील्स ही हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, या फिर मोटिवेशनल पर्सन जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो क्या बातें बोलते हैं, उनको मैंने सब्सक्राइब कर लिया था। उनको ही मैंने अपने रील में अपने इंस्टाग्राम में फॉलो कर लिया था, तो मेरे उससे संबंधित रील्स आती थी। और कोई ऐसी भटकाऊ रील भी आती थी, मैं हाथों हाथ उसको स्किप कर लेती थी। यानी इंस्टाग्राम भी चलाना है, यूट्यूब भी चलाना है, तो उससे मेरे लक्ष्य से संबंधित चीजें होनी चाहिए। इस तरीके से मैंने कर लिया था। शुरुआत में मैं भी बहुत भटकी थी। और कई बार ऐसा भी हुआ था, जैसे मैं अगस्त की बात है, 2022 के अगस्त की बात है, जब मेरी तबीयत बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी, राखी के बाद की बात है। मैंने पढ़ाई का इतना लोड ले लिया था, मेरा बीपी लो हो गया था, 10 दिन तक मैं ऐसे समझो घर में पड़ी रही थी। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि मुझे मुझे 21 साल की उम्र में बीपी वाली प्रॉब्लम हो गई, लो लो वाली। तो डॉक्टर के गई मैं, तो वहां पे बोतल वगैरह चढ़ाई, ऐसा सब हुआ था। उन्होंने बोला कि आप पढ़ाई का इतना टेंशन मत लो। और मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे डांटा कि हमने तो कभी तेरे पे प्रेशर नहीं बनाया, फिर तूने इतनी टेंशन कैसे ले ली, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता है ना कि भाई होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो लेके रहूंगी सिलेक्शन। उस टाइम तक मेरे अंदर एक जागृति आ गई थी, आत्म जागृति हो चुकी थी कि यार मुझे सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे साथ क्या होगा, मैं भी उन लड़कियों की लिस्ट में आ जाऊंगी जो सिर्फ हाउस वाइफ बन के रह जाती है। और मुझे पता है एक बार शादी हो जाने के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप अपने गोल्स को कुछ कुछ ही अचीव कर पाती है। अब आप इसको सुनकर डिमोटिवेट मत हो जाना, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि घर की जिम्मेदारियों में बंद के रह जाएंगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता था पर्सनली। अब आप लोग मतलब ऑफेंड मत हो जाना, थोड़ा बहुत मेरे को कमेंट मत करने लग जाना कि मैम आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता था कि मैं तो नहीं कर पाऊंगी। अभी फ्रेश फ्रेश में मम्मी पापा के घर में है, सपोर्ट है, जब तक अपन कर लेते हैं। तो आपको भी वही मोटिवेशन लेके चलना चाहिए कि भाई 21 और 22 साल की उम्र में अगर किसी को नौकरी मिल जाए, आज 30-30, 35-35 साल के लोग भटक रहे हैं, और अपन लोग 21 साल के, 22 साल के लोग नौकरी लेके बैठे हैं, कितनी अचीवमेंट की बात है। तो अभी थोड़ा सा जो दिक्कतें आ रही हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। मैं भी बीमार पड़ी थी, ऐसी बात नहीं कि मेरे लक्ष्य में कोई बाधा नहीं आई, है ना, मेरे साथ भी बहुत ऐसा हुआ है। रिश्तेदार लोग जो थे वो तो मेरे पीछे ही पड़े हुए थे, ऐसे समझो, क्योंकि 21-22 साल की तो हो ही गई थी मैं। वो आए दिन नया रिश्ता ले आते थे मेरे रिश्तेदार वगैरह, देख तो लिया ही था कि भाई तैयारी कर रही है, इसकी कहीं लगेगी तो हम नाम कमा लेते हैं, वाहवाही पा लेते हैं थोड़ी सी। तो आए दिन रिश्ता लाते थे ताकि मेरा ध्यान भटक जाए और मैं पढ़ ना पाऊं। और आधे लोग तो जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी बीएसटीसी की, उसी टाइम ऐसे समझ गए थे कि मेरी नौकरी तो लग चुकी है। आधे लोग उसी टाइम से पीछे पड़े हुए थे कि इसकी शादी कर दो, इसकी शादी कर दो, अभी तक इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे खुद के बच्चे वगैरह बैठे हुए हैं, ये कहाँ सिलेक्शन लेगी, ऐसे करके उंगली करना बोलते हैं ना, वो करते थे।
फिर भी मैंने उन सबको इग्नोर ही करा एक तरफ से, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं या फिर कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए या आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों को तो और ज़रूरी हो जाता है जवाब देना। सितंबर, अक्टूबर का टाइम थोड़ा ऐसा था जब मेरा बहुत मुश्किल से निकला। उस टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा भटक जाया करता था। मतलब कि देख के प्रॉब्लम होती थी कि यार लोगों को मुझे देख के कितनी मतलब प्रॉब्लम हो रही है। मतलब वो चाह नहीं रहे कि मैं आगे बढ़ूँ या फिर कुछ करूँ। जबकि नाम तो उन्हीं का ही होगा, गाँव का ही नाम होगा ना, गाँव के भी कुछ लोग ऐसे थे जो बिना मतलब में भड़काया करते थे। मतलब मेरी पढ़ाई पूरी की पूरी फ़ोन से हुआ करती थी और फ़ोन में देख के कि भई ये तो पूरे दिन फ़ोन में ही लगी रहती है, ये वो, ऐसे फालतू बातें बोलना। लेकिन मेरे मम्मी-पापा को तो पता था कि हाँ, भई मैं पढ़ाई करती हूँ। उसमें इस तरीके से वो मतलब लोगों को भड़काने वाला दिमाग देखो आपके किस तरीके से वो सोचते हैं। उनको ये नहीं दिखता कि भई ज़रूरी है हम बुक से पढ़ें, हम फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोग गलत धारणाएँ लेके चलते हैं। लड़की के लिए बोलते हैं इसकी तो शादी करवा दो, पूरे दिन फ़ोन में लगी रहती है, इसका क्या सिलेक्शन होगा? अभी तो बड़े मज़े से स्कूटी ले लेके इधर-उधर घूम रही है मैडम बन के, बन ही नहीं पाएगी। मतलब लोगों की कुछ इस तरीके से सोचती, तो ऐसे लोगों को गलत प्रूव करना मेरी ज़िम्मेदारी थी और मेरे मम्मी-पापा को मेरे पे भरोसा था, यही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए तो। में ऐसा हुआ जब मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं टॉपिक्स डिसाइड करके सोई हूँ 1 दिन पहले, वो मेरे अगले दिन कवर नहीं हो पाए, तो मैं अगले दिन के लिए उनको बचा देती थी, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाती थी कि यार नहीं हुआ, क्या करूँ यार, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं करती थी। मतलब मुझे पता है कि मैं कर लूँगी, है ना? 1 दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में हुआ, तीसरे दिन तो होगा, तीसरे दिन नहीं तो 1 महीने बाद तो होगा, कभी तो होगा। ऐसे डर नहीं लेती थी और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा मेरे से, उसको मैं छोड़ देती थी, वाह भई आएगा तो ठीक है, नहीं तो जा पड़े तू। इस तरीके से मैं सोच लेती थी, आपको भी यही करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। घर के काम करते-करते भी मैं कैसे मैनेज करती थी, जैसे मेरा काम था झाड़ू, पोछा, बर्तन, उस टाइम मैं फ़ोन में ईयरफ़ोन लगा के कोई लेक्चर सुन लेती थी, जिसमें मेरे को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस रिवीजन के तौर पे या फिर कुछ भी मतलब ट्रिक वाली वीडियो देख ली, जिससे मेरा रिवीजन हो रहा है साथ के साथ, ऐसे करती थी। तो वो टाइम भी जो आपका है ना, वो वेस्ट नहीं जाएगा। आप ईयरफ़ोन लगा के या कुछ ऐसे कर सकते हैं, वीडियो नोट्स देख सकते हैं आप। मुझे ऐसा हुआ कई बार कि मेरा मन नहीं होता था, कभी-कभी बहुत अच्छा मोटिवेशन आ जाता था, आँख भर देने वाला, और कभी-कभी ऐसा होता था यार इच्छा नहीं हो रही यार आज पढ़ने की, आज नहीं पढ़ती हूँ, कल से पढ़ लूँगी, है ना? ऐसा आता था, लेकिन एक दिन मैं आराम से वेस्ट कर लेती थी अपना। अगले दिन अपने आप मुझे होश आता था, मुझे पछतावा होता था बहुत बुरा वाला, और मैंने आज तक कभी किसी यूट्यूब के नीचे कमेंट नहीं किया कि क्या करूँ सर, क्या नहीं करूँ? मुझे पता है मेरी कमियाँ हैं, मैं खुद ही सुधार पाऊँगी, कोई दूसरी मेरी कमियाँ नहीं सुधारने वाला। तो एक दिन पूरा आराम से मैं पछता लेती थी, 2 दिन भी पछता लेती थी, तीसरे दिन अपने आप अकल आती थी मुझ में, तो मैं सोचती थी 2 दिन जो वेस्ट किया ना, अब तुझे 4 दिन की मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। इस तरीके से मैं कवर कर लेती थी। मतलब खुद को गिल्टी महसूस करवाना भी एक अच्छी बात है। आप सोचो कि 2 दिन वेस्ट कर दिए, गिल्ट में ही रहूँ पूरा दिन, उससे काम नहीं चलेगा। उस गिल्ट को अपना हथियार बनाओ कि तूने वेस्ट किया ना 2 घंटे, 2 दिन वेस्ट किए तूने, चल अब 2 मतलब तुझे 4 दिन की मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो सिलेक्शन वाली उस पीडीएफ में अपना नाम भूल जाना तू। इस तरीके से आपको सोच लानी पड़ेगी। डे का टारगेट मैं कुछ इसी तरीके से मैनेज किया करती थी। एक दिन पहले मैं डिसाइड कर लेती थी, जैसे जब आप थोड़ी तैयारी में घुसोगे ना दोस्तों, सिलेबस में घुसोगे ना, सिलेबस का प्रिंट निकलवाओगे, टिक लगाते जाओगे, कौन सा हो गया, कौन सा बाकी है, तब आपको ये चीज समझ आएगी। आपका पर डे का, हर दिन का टारगेट आप तभी पूरा कर पाओगे। आपको मालूम पड़ना चाहिए आपको कौन सा टॉपिक हो चुका है, कौन सा करना है, किसमें कितने दिन का समय लग सकता है, और ये चीज आपको पहले ही मालूम पड़ जाती है अगर आपने थोड़ा बहुत भी तैयारी में घुसे हो तो, कि इस टॉपिक में इतने से इतना दिन लग सकता है, तो मैं लगाऊंगी, कोई कोई बात नहीं है। भले ही मेरा सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं हो, मेरे को ये चीज तो क्लियर करनी, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, मुझे ये चीज पता थी। किसी टॉपिक को लेके आपका बेस मजबूत नहीं होगा, आपकी कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, तब तक आप उससे आगे बढ़ भी नहीं सकते, आपको रिवाइज नहीं होगा, आपको बढ़ना भी नहीं चाहिए। याद करते करते ही आपको अपनी जर्नी निकालनी है पूरी। हर दिन का मेरा फिक्स था, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती थी, वो भी संतोष बिश्नोई ऑफिशियल ऑफिशियल चैनल या फिर कोई भी एक टॉपिक पकड़ लेती थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे यूट्यूब पर सर्च करती थी, जो भी वीडियो आती थी, भले ही वो मेरे रीट मेन से संबंधित हो चाहे नहीं हो, राजस्थान जीके या दूसरा कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, बस मैं देख लेती थी क्लासेस में। ऐसे कोई चौंचले नहीं करती थी कि रीट मेंस का नहीं है तो मैं नहीं देखूं, है ना, मैं तो देख लेती, और 2 साल पुरानी भी होती थी तो भी देख लेती थी, मेरा ऐसा कोई वो नहीं था। राजस्थान जीके वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, बड़ा है, पहली बार भी पढ़ो तो उसको ज्यादा टाइम देना है। आप दिन में 8 या 12 घंटे निकाल पाते हो, तो उसमें से 4 घंटे राजस्थान जीके को दे दो, 2 घंटे विद्यालय विषय को दे दो, 1 घंटा या 2 घंटा शैक्षिक परिदृश्य आरटी को दे दो, 1 घंटा शिक्षण विधियों के लिए निकालो, और 1 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए निकालना है, और 2 घंटे 1.5 घंटे रिवीजन के लिए निकालना है। इतना आप फिक्स कर लो और साइकिल चलाओ। एक दिन एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब दूसरे टॉपिक का लो, मतलब एक ही लेके नहीं चलना, अलग अलग वेरायटी में पढ़िए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जल्दी सिलेबस कवर होगा इससे आपका। फ्लैगशिप योजनाओं के लिए पहले मैंने गौरव सर से क्लासेस के नोट्स बनाए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आंकड़े तो हर बार रिवाइज होते रहते हैं, तो आपको फ्लैगशिप योजनाएं एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें आंकड़े अलग अलग आते रहते हैं, और वो आप ऑथेंटिक सोर्स से करो तो ये अच्छा है। जैसे संतोष बिश्नोई ऑफिशियल चैनल है, वो सर जो है वो ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है ना, उसी से निकला हुआ पीडीएफ से या प्रिंट से आपको पढ़ाते हैं, तो उससे आप फ्लैगशिप योजना या जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आप ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ोगे तो ही अच्छा है, वहां से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं हो सकते। आप रिट भी लगा सकते हो क्वेश्चन पे, है ना, डिलीट भी हो सकते हैं वो।
तो आपको ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना चाहिए। फ्लैगशिप योजना ये सब तो आपको बुक से पढ़ना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िएगा आप। अटक रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि यार ठीक है अभी नहीं हो पाएगा हमसे, हार मान लेते हैं, 2028 तक लग जाएंगे नौकरी, कोई बात नहीं, ये आप गलत सोच में हो। अभी आप कम उम्र में लग गए तो लग गए, बाद में ऐसे चांस नहीं आने वाले, फिर कोई चेंज आ जाएगा। जैसे अभी 41 जिले जो नए बने हैं उस हिसाब से जो चल रहा है आपसे वो भी नहीं हो पाएगा। अभी कम सिलेबस है, कवर हो जाएगा, बाद में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि किस प्रकार का पैटर्न आएगा आज के कंपटीशन को देखते हो। तो अभी लग जाओ, अभी लग गए सही उम्र में सही रहेगा। कई लोगों की आदत होती है लक्ष्य चेंज करते रहते हैं, आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं। तो यार लक्ष्य का भटकाव मत रखो, दो नाव में पैर रखोगे तो एक भी नाव में ठीक से चल नहीं पाओगे। मेरे हिसाब से आपको एक ही टारगेट बना के चलना चाहिए, और एक ही टारगेट करने वाला सक्सेसफुल होता है। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, थर्ड ग्रेड में भी साथ में सिलेक्ट हो जाते हैं। वो सबकी कैपेसिटी के ऊपर रहता है ना, या फिर आरक्षण रहता है, या फिर कोटा रहता है, कुछ ना कुछ फैक्टर रहता है सिलेक्शन का, है ना। लेकिन जनरली जो लोग हैं वो एक साथ बहुत सारी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। तो आपको लक्ष्य नहीं बदलना। मेरा शुरू से एक लक्ष्य था। अ, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप में, आपकी लड़की में इतना टैलेंट है, इसको आईएएस बनाओ, इसको आरएएस बनाओ, लेकिन मेरा था ही नहीं उस साइड। मेरे कर सकती हूँ मैं आज भी, अगर तैयारी करूँ तो भी मैं आईएएस आरएएस की तैयारी करूँ ना तो भी मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ, मुझे पता है ये चीज। लेकिन मेरी वो फील्ड ही नहीं है, मुझे बच्चों के साथ काम करना है, मुझे टीचर ही बनना था शुरू से। स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी होता था, उसमें मैं टीचर ही बन के जाती थी। शुरू से मेरी लाइन यही रही है, मुझे टीचर ही बनना है, चाहे मैं फर्स्ट ग्रेड बन जाऊं, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं, मुझे रहना तो टीचर, टीचिंग लाइन में ही है। तो लक्ष्य को अगर आप एक ही रखते हैं ना तो ही आपकी सफलता पाने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। सिलेक्शन के लिए कुछ गेम चेंजर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप राजस्थान जीके पे फोकस करो, है ना, दूसरी चीजों पे भी करो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो लोग सब नहीं पढ़ते ना, जो सब लोग नहीं पढ़ते वो आपको पढ़ के जाना है। जैसे राजस्थान जीके सबका क्लियर होगा, लेकिन करंट अफेयर्स लगभग सभी के लिए नया होगा, सभी के लिए अलग होगा। क्वेश्चन बाहर जाएगा तो सबके लिए जाएगा, है ना। लेकिन आप कोशिश करो कि आप करंट अफेयर्स को थोड़ा अच्छे से तैयार कर पाओ। राजस्थान के प्रमुख खेल खिलाड़ी हैं, योजनाएं हैं, इनको आप करंट से रिलेट करके पढ़ना। पुराने खिलाड़ी भी पढ़िए, मैं मना नहीं करी, लेकिन अभी जो चर्चित है, जैसे पिछली भर्ती में भी क्वेश्चन आए थे जो उस टाइम चर्चित ओलंपिक से था, उस वाले क्वेश्चंस आए थे, तो आप इनको करंट से जरूर पढ़ के जाना। और विद्यालय विषय है, पिछली बार उनकी सबकी हालत खराब हुई थी लोगों की, शिक्षण विद्या और विद्यालय विषय में, क्योंकि वो सबने राजस्थान जीके पे फोकस किया। तो आप अब की बार राजस्थान जीके पे तो करना फोकस, लेकिन शिक्षण विद्या और विद्यालय विषय इन पे जरूर ध्यान देना। सिलेक्शन वाली चीजों को पढ़ के जाओ ताकि आपको कोई पछाड़ नहीं सके, आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। एक और टिप देना चाहूंगी, आप थोड़े से जलोकड़े दोस्त रखो, थोड़े से जलोकड़े रिश्तेदार रखो। ऐसा फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा होना चाहिए बेशक, है ना, कंपटीशन करने वाले दोस्त होने चाहिए, लेकिन एक या दो जलोकड़े दोस्त या जलोकड़े रिश्तेदार भी रखो, क्योंकि उनसे आपको क्या थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहेगा, है ना, थोड़ा बहुत मजे मजे मिलेंगे आपको थोड़े बहुत, क्योंकि वो करेंगे आपको अंडर एस्टिमेट और आपकी ईगो हो जाएगी हर्ट। ईगो हर्ट होगी तो आपको ऑटोमेटिकली आपका ये फोकस रहेगा कि हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना है, इधर उधर ध्यान भटकेगा नहीं, और उन लोगों को गलत प्रूव करने के लिए आप 100% कोशिश करेंगे। इतना मैं मानती हूँ, ये खास टिप है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है ना जब से, तब से बहुत सारे लोगों की, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सुस्ती उड़ चुकी है, जो घर में आराम से घर में काम कर रहे थे वो लोग भी अब तैयारी में लग चुके हैं मुझे देखकर। तो मतलब सोचो कि लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम उसको देख के सीख रहे हैं, लेकिन लोग जरूर मेरे को फॉलो करें, इसका मतलब कुछ तो अच्छा है ना। तो आप लोगों को देख के भी आपके कुछ रिश्तेदार होंगे या दोस्त होंगे जो आपसे जलते हैं, जलन की भावना रखते हैं, आप लोगों को देख के उनकी जिंदगी भी संवर जाएगी, ऐसा सोचो। लेकिन एक बात है, मतलब मैंने बीएसटीसी की तो वो मेरे से थोड़े ऊपर लेवल में, मतलब बीएड करके वो सिलेक्शन लेने रहता है, लेकिन सबकी अपनी इच्छा है। लेकिन आपको भी अपने लिए ना सही, उन लोगों के लिए आपको जरूर करके दिखाना है, क्योंकि बेचारे वो भी आपको देख के आगे बढ़ने की होड़ करेंगे, आपकी नकल तो 100% करने वाले हैं। तो आप भी ऐसा जरूर करना। जब मैं तैयारी कर रही थी ना दोस्तों, तो उस बीच में शादियों के भी बहुत इनविटेशन आया, आज शादी में जा रहे हैं, आज इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो मैं लगभग मना ही कर दी थी। मतलब कहीं पे ऐसा जरूरी होता था तो वहीं मैं जाती थी। तो मैंने ऐसा नहीं कि त्याग नहीं किए, मैंने बहुत सारे त्याग भी किए। मेरे दोस्तों के फ्रेंड्स के कॉल आते थे, आज वहां घूमने जाना है, यहाँ घूमने जाना है, लेकिन मैं सबको मना ही करती थी। मेरा लक्ष्य एक ही था, आपको भी लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए, यूं ही बिना मतलब घूमने फिरने नहीं जाना चाहिए। हाँ, आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, कहीं कुंभलगढ़ जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो वहां पे आपको जाना चाहिए, माइंड भी फ्रेश रहता है, आपको नॉलेज मिलेगी, वहां जीवंत रूप से आप जाएंगे तो आपको नॉलेज भी मिलेगी, आपकी नॉलेज रिफ्रेश होती जाएगी। मुझे थोड़ा थोड़ा बीच में डिमोटिवेशन होता था, जैसे मेरे दोस्तों का कॉल आता था कि हमने ये वाला भाग पढ़ लिया, इस बुक से पढ़ लिया, तो हमारा इतना इतना कवर हो गया, और मैं उस टाइम दौड़ में चल ही रही थी, मतलब भले धीरे कछुए के चाल से चल रही थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उनको सुन के डिमोटिवेट होता था, इसलिए मैं बहुत कम ही बात करती थी मेरे दोस्तों से। हालांकि वो मेरा अच्छा सोचते थे कि यार हम इसको गाइड करें, ये सही नहीं कर रही होगी तो हम भी बताते हैं, लेकिन मुझे उससे गाइडेंस नहीं मिलती थी, मुझे और थोड़ा डिमोटिवेट ही होता था, यार वो इतना ज्यादा चल रहा है। तो मैंने उन लोगों से लगभग बात करना बंद कर दिया था। और मेरे दोस्त भी अगर देख रहे हो तो सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाह रही मैं, है ना, मेरे दोस्त भी देखते हैं मेरे चैनल को, तो मैं तुम लोगों की बात नहीं करी, दूसरे दोस्तों की बात करूँ, है ना।
जो थोड़ा बहुत ऐसे मतलब मुझे गाइड करते थे, उनकी बात कर रही हूँ। तो वो लोग मुझे ऐसे फ़ोन करके बताते थे ना, तो मैं थोड़ा बहुत डीमोटिवेट हो जाती थी कि उनका इतना-इतना हो चुका है और मेरा इतना-इतना नहीं हुआ। मतलब अभी मेरे को और लंबी दौड़ में दौड़ना है, इतनी लंबी मेरी रेस है। तो आप जितना हो सके अपने दोस्तों से कॉन्टैक्ट कम कर दो, खास करके वो जो डीमोटिवेट करते हैं या फिर अपने बारे में बताते हैं, हमारी तो इतनी तैयारी होगी, तेरी कितनी बाकी है। और बल्कि दोस्त रखने तो कॉम्पिटिशन वाले रखो, जो आपकी डिस्कशन करने में मदद करें, आपको सही गाइडेंस दे कि तुझे इस हिस्सा पढ़ना चाहिए, ऐसा-ऐसा करना चाहिए। ऐसे वाले दोस्त रखो, ना कि जो सिर्फ अपने अपनी गाय कि हमने इतना पढ़ लिया, तूने कितना पढ़ लिया, जो कंपटीशन करते हैं बिना मतलब में, फोन कर करके पूछते हैं, इतराते हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ मैं। अब जो गलतियां जो मैंने की, जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो आपको बताती हूँ। मैंने शुरू-शुरू में जब सिलेबस स्टार्ट किया था, तो मैंने एक गलती की थी, बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ पढ़ना। वो आपको नहीं करना है। आप एक दिन का टारगेट डिसाइड कर लो, ये टॉपिक पढ़ना है, आज मैं पढ़ के रहूंगा, नहीं पढ़ पाया तो कल पढ़ूंगा, कल नहीं पढ़ पाया तो परसों पढ़ूंगा। तो एक साथ टॉपिक नहीं लेके चलने आपको, एक टॉपिक डिसाइड कीजिए, भूगोल का एक टॉपिक डिसाइड कर लो, आज पढ़ लिया, वो खत्म हो गया, रिवाइज हो गया, फिर इतिहास का कोई एक टॉपिक ले लो। इस तरीके से, यूं नहीं कि आप मतलब एक टॉपिक पढ़ रहे हो आज, वो पढ़ा नहीं, फिर दूसरे दिन वो वाला टॉपिक पढ़ लिया, वो भी नहीं पढ़ा, पूरा नहीं हुआ, तीसरा पढ़ लिया। एक साथ मत पढ़ो, अलग अलग करके डिवाइड करके पढ़ो। फिर आपको एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनके भी नोट्स बना लिए, जिनके मेरे को नहीं बनाने चाहिए थे, तो आपको भी केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाने चाहिए। जैसे मैं करंट अफेयर्स का ही बोलूं, हालांकि मेरी नॉलेज अच्छी हो रही थी, मैंने सोचा ऐसा कि मुझे करंट अफेयर्स कवर कर लेने चाहिए। आपको करंट अफेयर्स के नोट्स मेरे हिसाब से सारे टॉपिक के नहीं बनाने चाहिए। जो आपको बनाने चाहिए सिर्फ इंपॉर्टेंट, जो चर्चित जगह है, चर्चित जो रही है न्यूज में, है ना, उनको ही आपके नोट्स बनाने चाहिए। तीसरी गलती मैंने की थी, बीच में मैं थोड़ी बहुत तुलना करने लग गई थी अपनी दूसरों से कि भाई उनका इतना हो रहा है, इतना मेरा नहीं हो पाया। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। हालांकि मैं बाद में संभल भी गई थी, क्योंकि मुझे अपने आप को देखना है, मुझे अपने आप से कंपटीशन का। एक और पछतावा मुझे होता है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया था रीट प्री का, कि मुझे आइडिया तो हो गया था कि अब की बार राजस्थान जीके आएगा, यूट्यूब पर सभी बोल रहे थे, तो मुझे उसी टाइम से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। मुझे 12 महीने यानी 1 साल का वक्त मिलता, तो मैं और बेहतर कर सकती थी। हालांकि मेरा सिलेक्शन हो गया अपने दम पे ही, वो बहुत अच्छी बड़ी बात है, लेकिन मुझे थोड़े अच्छे मार्क्स लाने थे, लाइक 215 220 से ऊपर जो मेरे आ भी गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन मेरिट लगी, डिलीट हो गए, उस वजह से मेरा बेड़ा गर्क हो गया, थोड़ी नीचे आ गई, मैं 196 पे आ गई, है ना। पहले मेरे 210 प्लस ही नंबर बन रहे थे। तो नोटिफिकेशन आया उसके बाद से ही मुझे तैयारी कर देनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत लेट नहीं करना चाहिए था। तो आपको भी यही करना है कि अभी भी आपने शुरुआत नहीं किया तो आज से कर देना प्लीज मेरे भाई बहनों। मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ। फिर आप बोलते हो कि मैम 1 महीना बचा है, अगर अगर आप बोलोगे मैम 1 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको हाथ बड़े हाथ जोड़ के बोलूंगी कि नहीं, नहीं हो सकता, तो आपको बुरा भी लग जाएगा। इसलिए आप अभी से ही स्टार्ट कर दो, जितना भी टाइम बचा है कोई बात नहीं, जैसे भी करोगे जल्दी कर लेना, चाहे धीरे धीरे कर लेना, कोई बात नहीं। पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमने तैयारी नहीं की, टाइम पास में निकाल दिया। एक और गलती मैंने आपको बताई थी शुरू में कि लक्ष्य की गाइड तो ले आई, लेकिन उस टाइम मेरे दोस्तों ने बोला अपनी पब्लिकेशन वगैरह लिया, तो मैंने उस टाइम उनके कहने में आके थोड़ी बहुत बुक्स चेंज कर दी थी, और उनके कहने में आके मूमल और क्रोनोलॉजी बुक ले आई थी। सिर्फ बुक से पढ़ के मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने क्लासेस एंड में तो क्लासेस से ही नोट्स बनाने पड़े, वो बुक्स वैसी की वैसी पड़ी रही। तो कहने का मतलब ये है कि बुक्स भी मैंने आखिरकार मेरे दोस्तों के कहने में आके चेंज कर ही दी थी। पहले जो मैंने माइंडसेट बना था उसको चेंज कर दिया। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी और बुक्स किसी के कहने में आके नहीं चेंज करनी है। हो सकता है आपके किसी दोस्त को वो चीज अच्छे से समझ आ रही हो, लेकिन आपको नहीं आ रही हो, तो आपको वही पढ़ना है जो आपको समझ आ रहा हो, दूसरों के कहने से कभी नहीं चलना। और एक और गलती जो मैंने तो नहीं की, लेकिन आपको नहीं करनी चाहिए ना, मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने हमेशा अपने नोट्स बनाए, किसी दूसरे के नोट्स नहीं बनाए। किसी दूसरे के नोट से आइडिया ले लिया, लेकिन बनाए तो खुद से, खुद की हैंड राइटिंग में। अब आप क्या करते हैं, किसी के नोट्स मांग लेते हैं जिस तरीके से, और उन्हीं की पीडीएफ निकाल के पढ़ते हैं, है ना। अब टाइम बचाने की सोचते हैं, लेकिन आप खुद लिखेंगे ना तो आपको चीज बहुत तेजी से याद होगी, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको दूसरों के नोट्स से ही पढ़ना नहीं चाहिए, उन नोट से आप खुद की हैंड राइटिंग में नोट्स बना लो, लेकिन सिर्फ उससे नहीं पढ़ना है ना। अपने नोट्स जरूर बनाना। शुरू-शुरू में सोशल मीडिया की आदत थी मुझे, लेकिन जैसे-जैसे मेरा सिलेबस में मोमेंटम बन गया, यानी सिलेबस में थोड़ी-सी गति आने लगी, मेरा टॉपिक जल्दी कवर होने लगे ना, तो उसके बाद अपने आप मेरा फ़ोन देखना छूट गया था। फ़ोन मेरा सिर्फ यूट्यूब पे खुलता था, डायरेक्ट यूट्यूब पे फ़ोन खोलते, यूट्यूब पे उंगली मेरी जाती थी, दूसरे ऐप्स पर जाती नहीं थी। तो आपको भी यही करना है, जैसे ही आपका सिलेबस में घुस जाओगे, डूब जाओगे, आपका थोड़ा बहुत कंप्लीट होने लग जाएगा ना, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी, फिर आपका अपने आप डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाएगा, अपने आप। जब जैसे मैं खुद की अचीवमेंट भी सेलिब्रेट करती थी, जैसे मान लो मैंने आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ लिया जो मुझे हार्ड लग रहा था बहुत ज्यादा, और आज फाइनली मेरा उसका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो गया, तो मैं खुद, मेरा पैशन रहा है डांस करने का। जैसे कोई टॉपिक अच्छे से हो जाता था मेरा, डांस कर लेती थी, है ना, कोई भी मेरे फेवरेट गाने पे। ये मैंने खुद का एक रिवॉर्ड सिस्टम बना रखा था, जो आपने पढ़ा होगा, पावलोव का, स्किनर का, है ना, पुनर्बलन का सिद्धांत, इन सभी का। तो आप इसको फॉलो करके देखिए, इसमें मजा आता है। मतलब आपको जो चीज अच्छी लगती हो, आपको कोई सिलेबस आपका हो गया तो आप अपने दोस्त को पार्टी दे दो, केक खा लो, कुछ भी कर लो। तो मैं ऐसा करती थी, मेरा डांस शुरू से पैशन रहा है, तो मैं डांस कर लेती थी। मेरा किसी भी दिन कोई टॉपिक होता था, उस खुशी में नाच लेती थी आराम से। मैं बताऊं आपको, अगर आज मैं वापस से तैयारी करने बैठूं, तो मैं क्या चीजें नहीं करूंगी या फिर क्या नई चीजें करूंगी। सबसे पहली बात तो मैं, अगर आज से मैं तैयारी करूं,
फिर से तैयारी करूँ, तो मैं सबसे पहली बात तो इतनी टेंशन नहीं लूँगी जितनी मैं उस टाइम पे ले रही थी, है ना? क्योंकि मेरे लिए हलवा था ऐसे समझो। हालाँकि मतलब संघर्ष मेरे कम नहीं हुए, लेकिन आज मैं जब देखती हूँ ना कि यार मैंने इतनी सिंपली तरीके से पढ़ाई करके बिना किसी कोचिंग, बिना किसी ऑनलाइन कोर्स की सिलेक्शन ले लिया, मतलब मैं कर सकती हूँ। तो एक तरफ से हलवा ही बोल सकते हैं। हालाँकि मेरा संघर्ष में कोई कमी नहीं रही कहीं भी, बिल्कुल भी कमी नहीं रही। मैंने अपने जूते-चप्पल घिसे ई मित्र के, या फिर बोलो आए दिन अजमेर के चक्कर होते थे, कभी किसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कभी किसी चीज़ से रिलेटेड, मतलब बहुत सारे चक्कर हुए। शांति से तो मैं घर पे भी नहीं पढ़ पाई थी। आए दिन कहीं न कहीं चक्कर होते थे, कभी अजमेर के चक्कर, कभी स्कूल के चक्कर, जहाँ पे मैं पढ़ाया करती थी, इंटर्नशिप में, सब जगह कुछ ना कुछ हुआ करता था। और दूसरी चीज़ जो मैं करूँगी, खुद पे कभी डाउट नहीं करूँगी। बीच-बीच में मैंने खुद पे डाउट भी किया है, वो मैं अब कभी भी नहीं करूँगी। अब अगर मैं तैयारी करने बैठूँ, और जो मेरी स्ट्रैटेजी पिछली बार थी, मैं उसको वही फॉलो करूँगी, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ऑनलाइन कोर्स के ही मैं सिलेक्शन ले सकती हूँ, चाहे मैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। और दूसरी बात कि अब मैं सब चीज़ के नोट्स मैं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अभी आप मेरे से नोट्स माँगते तो मेरे प्रॉपर नोट्स नहीं थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बनाने चाहिए थे, ताकि मैं आपके साथ सारे नोट्स शेयर करूँ। जब मैंने खुद ने सारे नोट्स बनाए ही नहीं है, तो मैं आपके साथ कैसे शेयर करती हूँ? मुझे थोड़ा पछतावा होता है कि काश मैंने उस टाइम सारे नोट्स बना लिए होते, लेकिन मुझे सिलेक्शन लेना था, ऐसा नहीं सोचा था कि बाद में यूट्यूब चैनल खोलूँगी या फिर आप लोगों को गाइड करूँगी और आपसे शेयर करूँगी नोट्स। तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और ऐसा लगता है कि मेरे पास 1 या 2 साल का टाइम होता, तो मैं सभी चीज़ के नोट्स ज़रूर बनाती। और तीसरी चीज़, मुझे अभी से स्टार्ट करनी हो, तो मुझे टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए थी, हालाँकि मैंने नहीं ली। मैंने मार्केट से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाए थे, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए थे, कुछ प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर लिए थे, उनको सॉल्व किए थे, उसी से मैं मॉक टेस्ट लगाती थी। स्पेशली कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, लेकिन आपको लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, और मैं होती तो भी मैं लेती, लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम, तो मैंने नहीं ली। फिर ये तो निकला नवंबर तक का टाइम, फिर बचे 2 महीने, दिसंबर और जनवरी। उस बीच में मैंने कैसे टेस्ट दिया, हालांकि कुछ कुछ टॉपिक्स मेरे बाकी रह गए थे तब पढ़ने के लिए, राजवंश वाले और दूसरे और छोटे मोटे टॉपिक्स थे, तो वो मैंने क्या किया, उनको रिवीजन में करती गई, हाथों हाथ नोट्स बना लिए, और किसी को तो बुक में अंडरलाइन कर करके पढ़ लिया। मैंने सोचा अब नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, टाइम बहुत कम बचा है। उस वक्त की मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी, मेरा जितने भी टॉपिक्स हो चुके थे, जिनको मैं रिवाइज कर चुकी थी, उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके उनको सॉल्व करती थी यूट्यूब पर ही। और मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा बहुत नकली एग्जाम का भी माहौल बनाना चाहिए, तो मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे आपको। प्रीवियस ईयर का मतलब है रीट के क्वेश्चंस, है ना, रीट के जो हुए अभी तक पेपर, वो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पेपर्स करवाए उसमें से राजस्थान जीके वाले, वो सब मैं टेस्ट लगा के बैठती थी, टाइमर लगा लेती थी 3 घंटे का, ढाई 3 घंटे का, और उसमें मैं उस चीज को प्रैक्टिस किया करती थी। और फिर उसके बाद जब मैं अपने मार्क्स कैलकुलेट करती थी नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से, तो मेरे 190 प्लस तो बन ही जाते थे। इस तरीके से मेरा हुआ करता था। शुरू शुरू में मेरे टेस्ट में कम नंबर है, जैसे कभी 150, कभी 160, कभी 170, इस तरीके से। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ने लगी, मुझे समझ आने लगा, जो क्वेश्चन मेरा गलत होता वही उससे सीख लेती थी कि क्वेश्चन गलत हुआ तो हुआ कैसे, उस टॉपिक को वापस से रिवाइज करती थी, और उसका क्वेश्चन जो है वो मैं उसका कॉन्सेप्ट समझती थी। तो आपको भी यही करना है। आप कोई टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आप ले लीजिए, जैसे टेस्ट सीरीज श्री गंगानगर वाली, संकल्प क्लासेस श्री गंगानगर वाली, भाटिया आश्रम, ये सब मैंने सुने हैं नाम इनके, मैंने कभी खुद फॉलो नहीं किया, लेकिन मैंने सुने हैं कि सब लोग इसकी तारीफ करते हैं, तो आपको ये लेनी चाहिए। उत्कर्ष की ले सकते हो, गौरव ज्ञान धारा वाली भी अच्छी है ना, वो भी ले सकते हो आप, प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। लेकिन मैं तो इसी तरीके से टेस्ट देखती थी, या तो यूट्यूब पे कोई टॉपिक सर्च करती थी, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखती थी, उनको रोक रोक के आंसर दिया करती थी। और कभी ऐसा लगता था नकली टेस्ट का माहौल बनाना है, मॉक टेस्ट का, तो फिर मैं मतलब एक टेबल बैठती थी, उस पर आराम से रीट मेंस वाला माहौल बना लेती थी, 2.5 घंटे का टाइमर सेट करती थी और एग्जाम देती थी। फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन कैलकुलेट किया करती थी, और ऐसा मैंने किया है कम से कम 5 से 6 बार। यूट्यूब वाले क्लास की बात नहीं करी, मॉक टेस्ट की बात कर रही हूँ, 5 से 6 बार किया है बस। उसके बाद जो मेरे पास 1 महीना बचा था, उसमें मेरी स्ट्रैटेजी यही रही थी कि मैं डीप में घुस के कुछ नहीं कर रही थी। आराम से जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे नवंबर से दिसंबर के टाइम पे, उस टाइम मैंने उनको रिवाइज किया था अच्छे से, और जो टॉपिक्स मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं भूल चुकी हूँ, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अल्पा जल्पा याद आ रहा है, उनको मैंने वापस से जाके देखा था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली सीरीज तो मेरी चालू ही थी, संतोष बिश्नोई या फिर कुछ भी हो, ट्रिक्स वगैरह रिवाइज की, मेरे नोट्स को ही पढ़ा, फिर मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, जो मेरे नोट्स थे सिर्फ मैंने वही पढ़े, बुक कोई भी रेफर नहीं की मैंने, सिर्फ और सिर्फ मैंने नोट्स पढ़े थे इन 2 महीने में, और रिवीजन किया था बहुत सारा, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 100 बार, इतनी बार मैं रिवाइज कर चुकी थी। बीच में ऐसा हुआ कि पहले बोले थे जनवरी में होगा रीट की परीक्षा, रीट मेंस की, फिर वो आगे बढ़ गई, फिर बोले फरवरी 4 या 5 को होगा, फिर वो डेट आगे बढ़ गई 25 फरवरी। तो उस टाइम थोड़ा सा रिलैक्स भी हुआ, थोड़ा सा गुस्सा भी आया, फिर लगा चलो यार 20-25 दिन और मिल गए आराम से, 25 फरवरी को हमारी परीक्षा हुई थी लेवल 1 की, तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगा, चलो 20-25 दिन और मिल गए, मजे उड़ गए यार हमारे तो। उस टाइम पे मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना मेरे बंद नहीं हुए थे, रिवीजन मेरा बंद नहीं हुआ था, नया कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं, कुछ भी नया नहीं पढ़ा, ना ही किसी की कोई बातों में आई। थोड़ा बहुत वो वाले वीडियोस भी देखे कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं। और फिर 25 फरवरी आने वाली थी, उसके 2-3 दिन पहले मैंने कोई रिवीजन नहीं किया, ना कुछ देखा, अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखा, कुछ भी नहीं पढ़ा, सीरियसली कुछ भी नहीं पढ़ा, 2-3 दिन तक मैंने अपने माइंड को शांत रखा, कुछ भी नहीं पढ़ा।
प्रैक्टिस की मेडिटेशन की थोड़ी बहुत, अपने आप को शांत रखने की, और विजुअलाइज कर रही थी कि यार चलो अब मैं टीचर तो बन चुकी हूँ, बस थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करने जा रही हूँ परसों एग्जाम देने के लिए। फिर मेरा सेंटर आया था ब्यावर से अजमेर में मैंने जाके पेपर देने के लिए मैं उठी सुबह आराम से, अपने जितने भी भगवान थे उन सभी भगवानों को मैंने याद किया, मेरे मम्मी पापा के पैर छू के आई थी मैं आराम से। उन्होंने भी यही आशीर्वाद दिया था कि हाँ भाई सफल हो के आए। उन्होंने कभी बोला नहीं, लेकिन उनके मन में आशा थी ऐसी कि हाँ भाई ये कर लेगी, है ना। तो मैंने अपने पेपर देने के लिए गई, एडमिट कार्ड वगैरह निकलवा लिया, सब कुछ ध्यान से रखा, और एक चीज माइंड में यही थी कि यार ओएमआर शीट में कहीं गलत नहीं होना चाहिए, एक प्रश्न भी उल्टा सीधा होगा पूरे पूरे पेपर की 12 बज जाएगी। तो माइंड में यही था कि कुछ भी हो जाए, पेपर कैसा भी आए, मैं माइंड में अपने शांत रखूंगी खुद को, है ना। कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अपन सीक्वेंस वाइज पेपर को करेंगे, ऐसा ही होता है ना कि भाई बीच में जो क्वेश्चन आएगा वो कर देंगे, सही ऑप्शन देख के सही में गोला भरूंगी। इस तरीके से मेरा था, रोल नंबर वगैरह गलत नहीं भरूंगी, हालांकि मैंने आज तक ऐसी बेवकूफी नहीं की, ना कभी फ्यूचर में करूंगी। फिर भी एक माइंड में था कहीं भी गलती नहीं करनी, क्योंकि हड़बड़ाहट इंसान से कुछ भी गड़बड़ी करवा सकती है। फिर आया वो दिन 25 फरवरी 2023, जिस दिन हमारी सिर्फ एक कागज के टुकड़े से हमारी पूरी पूरी जिंदगी डिसाइड होने वाली थी, 150 नंबर के क्वेश्चन से। वो दिन ऐसा था। तो उस टाइम मैंने खुद को बहुत ज्यादा शांत रखा। पेपर देने जा रहे थे सेंटर में अजमेर में, तो बहुत सारे लोग थे, किसी की क्या बातें सुनने में आ रही थी कानों में, किसी की क्या बातें सुनने में आ रही थी, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई बोला था अरे भाई आज तो उड़ा देंगे, पेपर पूरा फाड़ देंगे, और कोई बोला यार डर लग रहा है यार, मतलब उनकी तो मतलब ऐसे समझो बहुत हालत बेकार थी, यार डर लग रहा है, मम्मी पापा ऐसे कर देंगे, मम्मी पापा वैसे कर देंगे, मेरी शादी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब सुन के मुझे हंसी भी आ रही थी और कहीं कहीं रोना भी आ रहा था कि यार कैसे मतलब लोगों की स्थिति बनी हुई है इस एक पेपर के चक्कर में, है ना। तो फिर उसके बाद मैं पेपर अंदर देने गई, आराम से शीट वगैरह मिली, रोल नंबर ढंग से ध्यान से एकदम भरा, है ना। फिर 10 मिनट बच चुका था पेपर चालू होने में, 10 मिनट बच रहा था। आराम से मैंने मन को शांत किया, एकदम रिलैक्स किया, और अपने ज्वाइनिंग वाले दिन को, हालांकि मुझे नहीं पता ज्वाइनिंग कैसे होगी क्या होगी, उसको इमेजिन किया और मेरे मम्मी पापा के चेहरा मेरे सामने लाया, है ना। और मेरे भगवान जितने भी थे उनको याद किया, हाथ जोड़ के ऐसे मैं याद कर रही थी, अपने भाई बहनों के बारे में सोचा, इतने दिन जो मैंने तैयारी की उसका मेरे को फल आज मिलने वाला था, इस कागज के टुकड़े से मेरा दिन डिसाइड होने वाला था। मैंने सोचा था आज गड़बड़ी नहीं करनी, बस मैदान में तलवार छोड़नी नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, यही सोचा था। आज ही मेरा दिन डिसाइड हो जाएगा, आज तुझे हार नहीं माननी है, अभी तक जो किया कोई बात नहीं, जो तेरे से गलतियां हुई होंगी वो सब तुझे आज मालूम पड़ जाएगी, बस आज हार नहीं माननी है, जैसा भी होगा पेपर अच्छे से देना है, घबराऊंगी नहीं। पेपर हार्ड आए, इजी आए, मीडियम आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे हार नहीं माननी है। क्योंकि कई लोग घबराहट में आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं घबराहट से, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा हो जाता है। फिर घंटी बजी टन, मतलब उस टाइम पे तो मतलब मेरे हाथ थोड़े थोड़े ऐसे दूज रहे थे, मैं देख रही थी लोगों के भी ना ऐसे 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 दूज रहे थे, मतलब, है ना। तो उस टाइम पे मेरा भी थोड़ा थोड़ा ऐसा होता था। फिर मैंने वापस से पेपर स्टार्ट नहीं किया, फिर से मैंने भगवान को याद किया, हमारे माता जी धेरू जी वगैरह सब याद आ रहे थे उस टाइम पे, मम्मी पापा की उम्मीदें याद आ रही थी, सब कुछ याद आ रहा था, अभी तक जो मेहनत की वो याद आ रही थी। फिर मैंने पेपर को खोला, उसकी सील तोड़ी, आगे देखा, पहला ही क्वेश्चन देख के मेरे मजे हो गए, बल्ले बल्ले हो गए, मतलब मेरी यार तो इजी क्वेश्चन, है ना। मुझे याद नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन था, है ना, शायद आरक्षित वन से था, है ना। तो वो देखा यार मजे आ गए, दूसरा प्रश्न देखा, तीसरा प्रश्न देखा, चौथा प्रश्न देखा, पांचवा प्रश्न देखा, शुरू के 10 क्वेश्चन देखते ही मेरी बल्ले बल्ले हो गई, और इतने सरल क्वेश्चन आए, मैंने तो सोचा था कि इतना हार्ड पेपर आएगा, ये तो यार इतना इजी दे दिया, मतलब, है ना। कोई लोग बोलेंगे मैडम मैडम को इजी लग रहा होगा, है ना, हमें तो हार्ड लग रहा था। भाई आप लोगों की सोच है, भाई मैंने तो थोड़ा डीपली पढ़ के गई थी मैं, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सतह से आ चुके थे, है ना। शुरू के 10 क्वेश्चन में मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका था, और शुरू के 10 क्वेश्चन मेरे को अच्छे से आ रहे थे। मैं धीरे धीरे एक का गोला ए या बी ऐसे बढ़ने लग गई, इस तरीके से। फिर बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए, मुझे थोड़े सोचने की जरूरत पड़ी, यार इसमें तो तुक्का भी नहीं मार सकते, क्या करे यार, याद तो आ रहा है लेकिन मैंने शायद ही पढ़ा नहीं है, ऐसा लगा, उनको एक बार के लिए मैंने छोड़ दिया था। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जो मतलब मेरे दिमाग से बाहर चले जा रहे थे, और वो करंट अफेयर्स वाले थे, और एक दो राजस्थानी भाषा के प्रश्न थे जो मतलब मेरे नोट्स में नहीं थे, ना किसी बुक में थे, है ना। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन थे, तो मैं उस टाइम मैंने छोड़ दिया, मैंने सोचा बाद में टाइम बचेगा तो कर लूंगी, नहीं तो उसको छोड़ दूंगी, नेगेटिव मार्किंग का शिकार नहीं होना अपने को है, उनको अपन मतलब जो नहीं आ रहे उनको अपन छोड़ देंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी कोई गड़बड़ नहीं करनी। इस बीच में मेरा ध्यान सिर्फ यही था कि मान लो 20 नंबर क्वेश्चन है, उसको मैंने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं कि मैं 21 नंबर वाले क्वेश्चन में गोला भर दूं गलती से, मेरा यही ध्यान था कि एक ओएमआर का एक ऑप्शन भी बिगड़ गया ना, तो मेरी पूरी शीट बेकार जाएगी, और दूसरी तो मांग भी नहीं सकते, है ना। तो यही मेरा था कि कुछ भी हो जाए, मेरे को क्वेश्चन आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, ऑप्शन गलत नहीं भरूंगी मैं, क्वेश्चन गलत नहीं भरूंगी, जिसका जो क्रम है बिल्कुल सही से भरूंगी। तो ऐसे करते करते मुझे ऐसा लगा राजस्थान जीके के प्रश्न बहुत इजी थे, अच्छे थे, कुछ कुछ ऐसे थे जो मुझे नहीं आए, कुछ कुछ मैं सोचना पड़ रहा था, तो वो मैंने कर लिया आराम से। फिर विद्यालय विषय के जो क्वेश्चन आए उनको देख के मेरे तो बल्ले बल्ले हो गई कि यार मुझे ऐसा एहसास हो गया था कि ये सबके सही नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे होंगे, मुझे ऐसा था। तो मेरे विद्यालय विषय के लगभग सही गए,
इंग्लिश तो मेरी पूरी सही गई, इंग्लिश में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं गया, एक क्वेश्चन डिलीट हो गया बहुत इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला, वो बीट अराउंड द बुश वाला, वो मेरा बिल्कुल सही था लेकिन उन्होंने डिलीट ही कर दिया, है ना। तो इंग्लिश वाला मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। हिंदी वाले मेरे सारे प्रश्न एकदम बच्चों लेवल के सवाल थे, हिंदी वाला सही गया। एसएसटी में मुझे थोड़ा सोचना पड़ा, सामाजिक विज्ञान में वो थोड़ा मेरा मतलब 2 या 3 प्रश्न ही सही होंगे मेरे। फिर विज्ञान का आया, विज्ञान में वो रिडॉक्स टाइट्रेशन वाला आया, वो मेरे सर के ऊपर से गया तो मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने नहीं किया था और वो डिलीट भी हो गया। और बाकी के जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन थे वो मैंने थोड़ा सोचा कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है, ये आता है हमें, तो साइंस भी होगा। फिर आया मैथ्स, मेरे वो शुरू में यार इतने इजी क्वेश्चन आए, मेरे को तो मैथ्स आती भी नहीं थी। फिर भी मैं मैथ्स के लगभग 3 क्वेश्चन करके आई, उसमें से एक तो गलत हो गया मेरा, 2 क्वेश्चन मेरे सही निकले अभी तक, है ना। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तो मैथ्स से इतना डरी थी, मतलब मैंने मैथ्स को थोड़ा पढ़ लिया तो मेरे क्वेश्चन पांचों सही हो जाते, इजी लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो मैं देख के बहुत खुशी हुई कि कहा तो मैंने मैथ्स का 0 नंबर भी नहीं सोचा था कि मेरे 0 नंबर भी आएंगे, लेकिन मेरे 4 नंबर तो बन ही गए थे। अच्छी लगी मुझे मैथ्स। फिर मैं घुसी मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा वाले 2 क्वेश्चन आए थे, मुझे पता था ये तो 100% सबके गलत होंगे क्योंकि मैंने तो ट्रिक्स से याद किए थे, और जो ट्रिक्स की मैंने वीडियो भी ला रखी मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं की, मुझे पता है मेरे सही होंगे। मेरे मनोविज्ञान की जो परिभाषा थी दोनों के दोनों क्वेश्चन 100% सही हो गए और उनमें कोई गलती भी नहीं हुई मेरी। फिर उसके बाद शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ी यार, मतलब थोड़ा मतलब लेवल के क्वेश्चन आए थे शिक्षण विधियों में, जिसने कॉन्सेप्ट को समझा होगा उसी के सही होंगे, और मेरे लगभग सभी सही भी होते। कुछ ऐसे थे जो जैसे वाला क्वेश्चन था वो डिलीट हो चुका था कि एससी श्रेणी के लोग किस में आते हैं, दुर्बल श्रेणी में। ऐसे तो मैंने दुर्बल किया था लेकिन वो क्वेश्चन डिलीट हो चुका था, वो भी मेरा सही था लगभग। तो ये तो था। ये फिर आईसीटी के क्वेश्चन, आईसीटी के क्वेश्चन 2 मेरे लगभग सही हो चुके थे, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मुझे डाउट था, ऑप्शन एक जैसे लग रहे थे। आपको मालूम है लास्ट वाले 2 क्वेश्चन तो डिलीट भी हो गए थे, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं निकला। करंट अफेयर्स को देख के मेरी सांस फूलने लगी थी उसी टाइम पे कि यार मतलब जितने भी नोट्स बनाए मैंने गलती कर दी, इतने सारे नोट्स नहीं बनाने चाहिए थे। जो आए कौन से थे पेपर में प्रश्न जो चर्चित थे वही थे, तो मैं वही पढ़ लेती तो सही था। तो मैंने उस टाइम थोड़ा सा पछतावा किया। करंट अफेयर्स के मेरे मुश्किल से 2 या 3 या 4 प्रश्न ही सही हुए होंगे, बाकी मेरे गलत ही हुए थे लगभग, और मैंने किसी किसी पे तो तुक्का मारा भी नहीं, वो गलत ही हुए थे मेरे। आरटीई, शैक्षिक परिदृश्य, ये सब मेरा लगभग ठीक ठीक गया, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे उसमें, तो मैंने वो किए भी, और कुछ प्रश्न मैंने छोड़े भी थे, और कुछ प्रश्न ऐसे थे जिन पे तुक्का लगाया और वो तुक्का सही भी गया था, है ना। इस तरीके से हुआ था। फिर पेपर खत्म हो गया, उसके लगभग 10 मिनट पहले ही मेरा पेपर हो चुका था। फिर मैं आराम से कुछ नहीं किया क्योंकि उसमें चेंज करने वाला सिस्टम तो है ही नहीं। बस मैं एक बार टैली कर रही थी कि मैंने क्या आंसर किस प्रकार से लगाए हैं, वो मैंने पूरा पेपर देखा, और एंड तक भी मैं खुद को शांत बनाए रखी थी। एकदम मेरे माइंड में वही चल रहा था कि मैं टीचर बन चुकी हूँ, मैं बस फॉर्मेलिटी कर लूँ, मैं बस टीचर बन चुकी हूँ, मैं बस फॉर्मेलिटी करूँ। और मुझे एग्जाम के वो 3 घंटे में बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि मैंने एग्जाम के 2 दिन पहले ही पढ़ना छोड़ दिया था, कुछ नहीं पढ़ा, दिमाग को शांत रखा। और आप अगर एग्जाम में जाने से पहले भी कुछ पढ़ के जा रहे हो, 100% आप कंफ्यूज हो जाओगे, और लोग होते भी हैं, इसलिए आपको नहीं पढ़ना चाहिए। एंड वक्त पे 2 दिन मैंने खुद को शांत रखा, मेडिटेशन प्रैक्टिस की, तो एग्जाम हॉल में भी वही हुआ। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, मुझे यहाँ पे हार नहीं माननी, मुझे यहाँ अच्छे से करना है। कल जो भी होगा देखा जाएगा, बस मेरे माइंड में यही था, और एंड तक भी मैं खुद को शांत बनाए रखी थी। फिर जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकली, मुझे एक ऐसा तो था हाँ भाई मेरे 120 तक क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 30 गलत हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से था। और हाँ मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने 150 में से 135 अटेंड किए थे। अब आप बोलोगे मैडम सल्यूट है आपको, 135 तो कर लिया आपने, इतना बड़ा रिस्क लिया है, बाकी आपको नहीं लेना चाहिए, मैं आपको यही कहती हूँ। 135 मैंने कुछ ज्यादा ही अटेम्प्ट कर दिए थे, जितना मेरे को नहीं करना चाहिए था। उसका मेरे को नुकसान भी देखने को मिला, मेरे बहुत सारे नेगेटिव में चले गए थे, और आधे प्रश्न तो डिलीट ही हो गए थे, है ना। तो आपको ऐसा इतने अटेंड नहीं करने, आपको आ रहे हो तो ही करना, नहीं तो मत करना। मेरे को सैल्यूट है, मैंने 135 कर दिए, और वो मेरे दोस्तों ने मेरे को बाद में शाबाशी भी दी कि वेरी गुड, तू 135 करके आई है, बहुत अच्छा किया, डांटा उन्होंने मेरे को। सेंटर से बाहर निकलते ही मतलब लोग आधे तो रो रहे थे, आधों की मतलब एडमिट कार्ड ही गीला हो चुका था उनका, ऐसे समझो, मतलब रो रो के, है ना, कि यार हमारा तो अच्छा नहीं गया, अच्छे खासे हम तो टाइम ही लगा दिया, मैथ्स में टाइम लगा दिया, ये वो आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो गए, ओएमआर शीट में ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए, क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिए। तो किसी ने बोला हम तो नेगेटिव मार्किंग के डर से 100 ही अटेंड करके आए यार, अब तो हमारे लेस भी हो जाएंगे, और वो 100 भी अच्छे तरीके से नहीं, हमने कोई बोला 50 ही अटेंड करके आया। मैं तो मतलब इस तरीके से आधे लोग रो रहे थे, और आधे लोग तो होशियारी मार रहे थे कि यार सिलेक्शन पक्का है, बस पार्टी देने वाला हूँ मैं तो, अरे आ जाना घर पे, पार्टी देने वाला हूँ। इस तरीके से मतलब लोगों का रिएक्शन था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मेरे दोस्त भी थे कुछ वहां पे 2-3, मैंने यही बोला हाँ यार सही गया पेपर, घर जाके टैली करूंगी, मैंने यही बोला उनसे। फिर मैं घर पे आई, आराम से घर आई, तो मेरे पापा मम्मी जो थे उन्होंने मेरे से प्रेशर डाल के नहीं पूछा, मेरी मम्मी ने बस इतना सा रिएक्शन दिया, कैसा गया पेपर, इतना। और मेरे पापा जो थे उन्होंने भी कुछ स्पेशली नहीं पूछा, वो चुप ही थे, मतलब उनको ऐसा, मैं जो मम्मी से बात करती हूँ वैसे सुनना चाह रहे थे कि क्या बोलती है मैं भी सुनता हूँ, उन्होंने स्पेशली मुझसे नहीं पूछा। मेरी मम्मी ने बस इतना सा रिएक्शन दिया, तो मैंने बोला अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, अब मैं टैली करूंगी उसके बाद आपको बताऊंगी। तो मम्मी ने ऐसा भी नहीं पूछा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बस उन्होंने इतना पूछा पेपर कैसा गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई, ऐसे वैसे।
वही बताया। तो मैंने उनको बता दिया कि हाँ, बोला हाँ भाई पेपर सही गया, अच्छा गया, मैं कहीं घबराई नहीं, बस इतना सा मैंने बोला। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि पेपर हुआ था सुबह 9:30 बजे वाली शिफ्ट में। तो फिर रात तक मैंने पेपर टैली किया। उस दिन मेरे को 12 बज गए थे, हालांकि मेरे को नहीं देखना चाहिए था, इतना टेंशन सा हो जाता है। उसी दिन तो पेपर दिखे, उसी दिन मैं टैली कर रही थी, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि मैंने किया, क्योंकि अपन दे के आए तो अपने को कहीं ना कहीं उम्मीद तो जागनी होती है। अपने कहीं ना कहीं ऐसा होता है, अपने को शांति नहीं होती कि भाई देख ही लेते, चलो क्या जा रहा है, नींद नहीं आएगी नहीं तो। और मुझे आती भी नहीं अगर मैं बिना पेपर देके सो जाती तो उत्कर्ष वाला थोड़ा बहुत देखा तो किसी ने आंसर, किसी ने गलत करवा दिए। पहले मैं जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकली थी तो मेरे 120 तक क्वेश्चन सही हो रहे थे, फिर लेस कर करके 110 पे आ गई, 10 क्वेश्चन का नुकसान हो गया। ऐसा फिर 4-5 दिन तक ही कंटिन्यू चलता रहा। आज कोई कोचिंग वाला ये आंसर बता रहा है, आज कोई ये आंसर बता रहा है, ऐसे सब में करके कंफ्यूज होती रही, है ना, जो आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको भरोसा करना है फाइनल आंसर की पे। क्योंकि बीच में बोर्ड द्वारा कुछ आंसर की ऐसी भी आएंगी जिनमें आपको सारे क्वेश्चंस आपके सही होंगे, थोड़े बहुत गलत होंगे, है ना, लेकिन एंड में आपका खेल पलट जाएगा। जैसे मेरे हुआ था, बोर्ड की आंसर की आई थी एक बार, तो उसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो गलत हो रहे थे, लेकिन वो सही हो गए थे, है ना, मतलब जो गलत ऑप्शंस थे जो मैं गलत करके आई थी वो मेरे सही हो गए थे, है ना। लेकिन एंड में जब आया ना, उसमें से 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए और उसमें से भी 3-4 तो मेरे सही हो रहे थे। मेरा दिमाग पूरे तरीके से खराब हो चुका था। जो मेरे 220 नंबर बन रहे थे वो मतलब लेस हो के 200 तक आ गया, यानी 20 नंबर का मुझे नुकसान देखने को मिला था। फिर उसके बाद जब अंक आए, जब उसमें से 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, 145 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनना था, तो मेरे 196 समथिंग मार्क्स आए थे, पॉइंट समथिंग। अभी मेरे पास उसकी स्क्रीनशॉट नहीं है, होता तो मैं आपको दिखाती। और मेरा रीट प्री का सर्टिफिकेट भी आपको बताऊंगी, 2021 वाला भी और 2022 वाला भी। अभी मेरे पास है नहीं मेरे रूम पे, वो मैं आपको अलग से शॉर्ट वीडियो में डाल के बता दूंगी रीट प्री का सर्टिफिकेट। तो मेरे 196 मार्क्स आए थे ओबीसी कैटेगरी से। फिर आपको तो पता ही इस तरीके के काम होते हैं, मतलब अपने को अपना रिजल्ट भी पता चल जाता है कि अपने मार्क्स कितना है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि अपना सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इस प्रकार से कुछ प्रोसेस होता है। तो मैंने यूट्यूब के बहुत सारे कट ऑफ वाले वीडियो देखने लगी। फिर मालूम पड़ा 2 गुना की कट ऑफ निकलेगी, है ना, उसके बाद 1 गुना होगा, यानी कि मुंह में हाथ में लड्डू देंगे लेकिन मुंह तक नहीं जाएगा वो, 2 गुना की कट ऑफ में, इस तरीके से था। तो मैं और थोड़ा सा मतलब डिप्रेस हो गई थी। आए दिन मैं कट ऑफ की वीडियो देखती थी, आए दिन मैं टेलीग्राम चेक करती रहती थी, आज 2 गुना की कट ऑफ आएगी, आज 2 गुना की कट ऑफ आएगी। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया था। उसके बाद मैं आंसर ही मिलाती रह गई। मुझे पता चल गया हाँ भाई 196 मार्क्स तो बन रहे हैं, अब बस वेट था कट ऑफ का, आज इसकी कट ऑफ देगी कभी टीचर गुरुजी। मुझे टीचर गुरुजी पे सही विश्वास था कि हाँ ये सही कट ऑफ बताएंगे। तो उन्होंने बताई थी कि ओबीसी के लिए 190 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सही है। तो मैंने सोचा 196 तो बन रहे तो हो जाएगा सिलेक्शन, लगभग लगभग तो, है ना। इस तरीके से उन्होंने बताया था। 2 गुना की कट ऑफ के लिए उन्होंने 170 प्लस कुछ बताए थे, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार यहाँ तक तो मेरे बन जाएंगे, इस तरीके से कुछ था। तो फिर जब फिर जब मैं एक दिन किसी काम से अजमेर गई थी, शायद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था कि क्या था मुझे याद नहीं है, बट मैं गई थी अजमेर। तो उस दिन जब मैं शाम को लौट रही थी, मैं रोज टेलीग्राम और यूट्यूब चेक करती थी, और उसी दिन ऐसा हुआ कि मैंने 6 घंटे तक फोन चेक नहीं किया। शाम को मेरे दोस्तों का मेरे पास कॉल आया कि प्रियंका 2 गुना वाली कट ऑफ लिस्ट आई है, देख ले तेरा नाम तेरा रोल नंबर उसमें है या नहीं। मैं उस टाइम बस में सफर कर रही थी, अजमेर वाली बस में थी। मेरा दिल इतनी जोर से धक धक करने लग गया था, मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। मतलब मुझे खुद तो विश्वास था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी है ना मुझे डर लग रहा था कि यार मैं देखूं या नहीं देखूं, घर जाके देखूं, यहाँ बेहोश हो गई तो यहाँ पे संभालने वाला कौन है, बस में कौन संभालेगा मुझे, है ना। ऐसे मेरी थिंकिंग थी, लेकिन फिर भी रहा तो नहीं जा रहा था, मन तो चुपचाप बैठेगा नहीं, वो तो बोलेगा देख देख देख। तो फिर मेरे दोस्तों ने मुझे कट ऑफ वाली पीडीएफ भेजी थी। उसमें मैंने बहुत डर डर के, एक एक उंगली कांप रही थी, उंगली कांपते कांपते मैंने अपना रोल नंबर उसमें डाला, उस पीडीएफ में सर्च बार में। और उसमें फाइनली मेरा रोल नंबर मुझे दिख गया, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। उसके बाद जो मेरी खुशी थी ना यार, मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे को ना आसमान के ऊपर जाना चाहिए कि बेहोश हो जाना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, मतलब किसको गले लगाऊं भी तो किसको लगाऊं, ऐसा लग रहा था। मतलब इतनी बड़ी खुशी होती ना, मैं क्या बताऊं, अभी भी मैं वो चीज याद करती हूँ ना, मेरे को वो सेम खुशी होती है। आज मुझे जॉब करते हुए 2 साल हो गए, लेकिन मेरी वो खुशी जो है ना, वो मेरे को आज तक कभी नहीं हुई। मतलब सीरियसली मुझे लग रहा था कि मैं किसको बताऊं, बताऊं भी कि नहीं बताऊं, क्योंकि 2 गुना कट ऑफ में क्या है कि आपके हाथ में लड्डू रहता है पर वो मुंह में नहीं जाता, है ना। तो मुझे लगा कि मेरे मम्मी पापा को बताना चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि 1 गुना में सिलेक्शन होगा तो ही बताऊंगी। लेकिन मेरे मम्मी पापा भी थोड़े से अपडेटेड रहते हैं, और हमारे गांव वालों को तो वैसे ही टेंशन हो गई थी, यार इसका सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा पेपर, तो बोल रही कि हाँ भाई अच्छा देख के आइए। तो वो आए दिन मेरे से पहले उन लोगों को पता चल जाता था कि अभी कट ऑफ आने वाली है, ये वो मेरे से रोज पूछते थे, हैं हो गया सिलेक्शन, आ गई 2 गुना कट ऑफ में आ गया तेरे नंबर, ऐसे करके रिएक्शन देते थे। तो मैं क्या बोलूं, मेरे पास रिजल्ट ही नहीं था, सरकार भी लेट कर रही थी उस टाइम, जल्दी रिजल्ट नहीं आता, तो मैं बोलूं भी क्या, हाँ बोलूं कि ना बोलूं, ऐसी स्थिति में फंसी हुई थी। तो फिर मैं सबको लगभग मैं बाहर निकलती नहीं थी, मैंने बाहर निकलना ही बंद कर दिया, मैं अंदर ही अंदर रहती थी और कट ऑफ वाली वीडियो देखती थी, टाइम पास करती थी, है ना। तो फिर एंड एट द एंड फिर बाद में जब मेरा आ गया नंबर, तो मैंने भगवान को थैंक यू किया, मैंने माता जी गुरु जी सबको याद किया, उनको थैंक यू बोला कि यार 2 गुना में नाम आ गया,
बस अब थोड़ी सी टेंशन इतनी सी थी कि यार एक गुना में भी नाम आ जाना तो बस यार अपना संघर्ष ही पूरा उसकी वसूली हो जाएगी, मजा आ जाएगा सही में, ऐसा था मेरे को। फिर मैं घर गई, मेरे मम्मी पापा को मैंने बताया कि मम्मी हो गया, 2 गुना लिस्ट में नाम आ गया। मेरी मम्मी का कोई रिएक्शन नहीं था, स्पेशली कुछ नहीं था, है ना? मेरे पापा भी झूले पे बैठे थे, आराम से अंदर उठ के गए। कुछ नहीं बोले, हैं हो गया? ऐसा कुछ नहीं। बस आराम से अंदर उठ के चले गए और मतलब कुछ नहीं बोले, और मेरी मम्मी है वो खुश हो गई, चलो बढ़िया है, भगवान का शुक्रिया है, ऐसे-वैसे। मेरे मम्मी-पापा ऐसे नहीं है अभी, टिपिकल जो आज के लोग करते हैं, गले मिले, ऐसे करे, कुछ ऐसे नहीं किया उन्होंने। उन्होंने बस है ना ऐसे खुशी दिखाई, और वो मैं समझ गई कि हाँ भाई, मतलब वो खुश है ना? उनको अच्छा लगा। फिर मैंने उनको ये समझाया कि भाई बाद में कि अभी 1 गुना की आनी बाकी है, अभी आप थोड़ा-सा शांत रहो, किसी को बोलना मत, है ना? लोगों ने पूछा लेकिन यही बोला कि अभी कट ऑफ नहीं, ऐसे उनको पागल बनाया ना कि अभी कट ऑफ नहीं आई, क्योंकि रिजल्ट जो है 2 गुना कट ऑफ से नहीं आएगा, 1 गुना की कट ऑफ आएगी, 1 गुना की, उसी में हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अभी से अगर बोल दिया तो कहीं न कहीं मम्मी-पापा को ऐसा था अभी से ये हाई पड़ जाएगी, नज़र पड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने बोला कि अभी मत बताना। तो मैंने भी नहीं बताया किसी को, सबको टाला ही कि नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है, इस तरीके से, है ना? फिर अ, मैंने मम्मी पापा को यही बोला कि आप 1 या 2 महीने रुक जाओ, आराम से, अभी 2 गुना की कट ऑफ आनी, सॉरी 1 गुना की कट ऑफ आना बाकी है, अभी तक आप किसी से डिस्कस मत करना। तो उन्होंने नहीं भी बोला और वो भूल गए इस बात को। बस उनको ये था हाँ भाई सिलेक्शन इसका होने वाला है, उनको उम्मीद थी। मेरे पापा रोज माता जी के मंदिर में जाते थे, यही बोलते थे कि इसका सिलेक्शन हो जाए, इसका सिलेक्शन हो जाए, ऐसे वैसे सबसे बोला हुआ था। और लेकिन वो मुझे नहीं बोलते थे कि उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है। मेरे मम्मी पापा जो है मुझे सपोर्ट बहुत करते थे, आज तक किसी चीज की मना नहीं किया। मेरे पापा ने तो ये भी बोला था मुझे कि तुझे कोचिंग करनी है, मेरे साथ वाले हैं कई ऐसे फौजी जो अपने बच्चों को कोचिंग भेजते हैं, तुझे जाना है तो बोल दे, यहीं ब्यावर में ही है। फिर भी मैंने उनको मना किया, मैंने सोचा बिना कोचिंग के भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने दी। मेरी मम्मी भी मुझसे ज्यादा कुछ काम नहीं करवाती थी, लेकिन मुझे खुद को दया आ जाती थी, वो अकेले करती तो मैं खुद उनकी हेल्प करवा देती थी। पूरा सपोर्ट था मेरी फैमिली की तरफ से, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और आपको ये बात और बता दूं, मुझे ये बात नहीं पता थी, मेरी मम्मी ने जब मेरे पापा का रिटायरमेंट हुआ था 2019 में, तो 50 और 20 रुपए वाली मालाएं आती है, पैसे वाली, है ना? वो संभाल के रखती है अलमारी में। मैं बोलती थी मम्मी इसके पैसे निकाल लो ना, आप क्या करोगी माला का? मम्मी बोले मैंने बचा के रखी है 1 दिन के लिए। मैंने 1 दिन के लिए बचा के रखी है। तो मैंने पूछा कौन से दिन के लिए? तो वो बोली नहीं कुछ, है ना? कुछ नहीं बोली, बस तू देख ऐसे। बोले मैंने मेरे भाई के लिए बचा के रखी, फौजी बनेगा ना मेरा भाई था, उसके लिए बचा के रखी। ऐसे मेरी मम्मी ने बोला किसी के लिए बचा के रखी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे भाई के लिए बचा के रखी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। फिर आया वो दिन, मतलब मैं टेलीग्राम और यूट्यूब देखना छोड़ती नहीं थी। हर अगले पल में मैं टेलीग्राम चेक करती थी, कोई भी नोटिफिकेशन आता था कि यार कहीं 2 गुना 1 गुना की कट ऑफ तो नहीं आ गई, कहीं 1 गुना की कट ऑफ तो नहीं आ गई। तो एक दिन आया ऐसा जब 1 गुना की कट ऑफ लिस्ट आई, मैंने उस पीडीएफ को नहीं खोला। मैं सबसे पहले गई मेरे माताजी धेरू जी के पास गई, मैंने मेरे मम्मी पापा को भी नहीं बताया, बस हाथ जोड़ा और ऐसे बोला कि बस इसमें नाम दे देना, प्लीज इसमें नाम दे देना। और इस बीच में मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ। उस टाइम पे मैं अजमेर गई थी, जब 2 गुना की कट ऑफ आई थी, तब सब बच्चे आए थे बेचारे, सबकी उम्मीदें थी, कुछ ना कुछ लेके आए थे कि हाँ भाई अब की बार तो हो भी जाएगा। मेरी एक दोस्त भी आई थी मेरे साथ, उसके मम्मी पापा भी आए थे बेचारे उसको छोड़ने के लिए, लेकिन उसका 1 गुना में नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ, बेचारे उसके मम्मी पापा की उम्मीदें जग गई। तो 2 गुना का थोड़ा सिस्टम मुझे ऐसा लगता है सही नहीं है, क्योंकि इससे बेचारे जो नहीं जानते उनकी उम्मीदें जाग जाती है। तो उसके मम्मी पापा बेचारे बहुत, मतलब मुझे दया आ रही थी उनकी शक्ल देख के कि यार आए तो है लेकिन, और उसका 1 गुना में सिलेक्शन भी नहीं हुआ उस लड़की का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर वो सबकी अपनी अपनी प्रणालियां है, सरकार की कुछ प्रणाली है। तो उस टाइम पे जब अजमेर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने गए थे, तो उसके डबल बच्चे बुलाए थे, तो उन सभी की कहीं ना कहीं उम्मीदें थी, सब एक दूसरे से मार्क्स पूछे थे कितना आएंगे, कट ऑफ डिस्कशन कर रहे थे। और कोई तो यूं बोल रहे थे कि हम तो टीचर बनने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, ये सब बातें सुनने को मिली थी। अजमेर में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। फिर वो दिन आया जब 1 गुना की कट ऑफ आई थी, और उसमें मैं भगवान के पास गई, उनसे बोला कि प्लीज इसमें नाम दे देना मेरा, भगवान जी इतना मेहनत जो मैंने की है, मेरे मम्मी पापा की जो उम्मीद है उन पर खरी उतर जाऊं बस, कैसे भी करके अगली बार के लिए बाकी मत रखना, प्लीज मुझे ये नौकरी दे दो। मैंने जितनी मेहनत की, जितना संघर्ष किया है, आप पे भरोसा रखा है, उसको तोड़ना मत, ये बोला मैंने। और मैंने अपना रोल नंबर उस पीडीएफ लिस्ट में डाला। सीरियसली वो पीला पीला है ना, हाईलाइट करा हुआ, मतलब मेरा, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा मेरा, बिल्कुल भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे मतलब इमोशनल हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मतलब मेरे को खुश होना चाहिए, उछलना चाहिए, रोना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर मैंने उस दिन नहीं बताया था मेरे मम्मी पापा को, अगले दिन बताया था। मतलब कैसे मैंने अपने अंदर रखा, हैंडल किया, वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि तब तक भी मुझे भी विश्वास नहीं होता, मुझे समझ नहीं आया मैं बोलूँ तो कैसे बोलूँ इनसे, है ना? फिर मैंने मेरी मम्मी को बताया, है हो गया, अरे यार भगवान की माता जी का बहुत बहुत शुक्र है, ऐसे है वैसे, ये सब बोला। और मेरे पापा भी ना बहुत ज्यादा खुश हुए, इधर उधर फोन करना चालू कर दिया। मेरे पापा ने मुझसे पूछा अब तो कोई प्रोसीजर बाकी नहीं है ना? मैंने पूछा अब तो कुछ बाकी नहीं है ना, जैसे 2 गुना की कट ऑफ आई तब तूने मना किया था, अब तो कोई ऐसा नहीं? मैंने बोला नहीं अब कुछ नहीं, अब बस जिला आवंटन होगा आराम से, और अब ज्वाइनिंग लेनी होगी बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, अब काउंसलिंग होगी। मैंने यूट्यूब पे आगे से आगे देखा था।
तो जब मैंने उनको बताया कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो इतना ज्यादा खुश हुए। सब रिश्तेदारों को बताया, कुछ रिश्तेदारों को प्रॉब्लम हो गई है ना, कि वो गलत साबित हो गया। कुछ तो मेरे बहुत सगे थे, मैं दोस्तों वगैरह को बताया, सब एक दूसरे से पूछे थे, बहुत ज्यादा खुश हुए। और आज भी मेरे गांव वाले मिलते हैं, कुछ कुछ तो बोलते हैं, हमारे यहाँ लड़की को बाई बोलते हैं, बाई बहुत बढ़िया, तो आराम से रह रही है ना, ये वो अच्छा है, नौकरी लाग गई, पढ़ाई की दी है, ऐसे सब बोलते हैं, खुश होते हैं, देख के खुश होते हैं। और सबसे ज्यादा खुश मेरे मम्मी पापा हुए थे, मेरे भाई बहन वगैरह हुए थे। इनका तो मैं कभी भी कर्ज नहीं चुका सकती, कभी भी। सिलेक्शन तो हो गया, अब बात थी ये जिला आवंटन की। उसके बाद मुझे जिला अलॉट हुआ था, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। और वहां पे मतलब एकदम क्या बोले, इस तरीके से मतलब हुआ था कि जिला आवंटन हुआ था मुझे सिरोही। मैं आपको पीडीएफ लिस्ट में अपना नाम दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। उसके बाद कुछ डेट्स आई थी काउंसलिंग की, तो उसमें भी पिंडवाड़ा के अंदर मुझे याद है, सॉरी सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ही वो हुई थी काउंसलिंग। वहां पे मैं मेरे पापा के साथ गई थी, वहां पे काउंसलिंग हुई, वहां पे मेरा 20 नंबर पे नाम था। तो 20 नंबर पे वहां पे मेरा था, तो मुझे आइडिया नहीं था किस तरीके से स्कूल चूज करते हैं, ये सब तो सब जने कर रहे थे, एक लिस्ट डिसाइडेड थी पहले से। उसमें मैंने देखा, मुझे आइडिया नहीं था कौन सा स्कूल है, कि कहाँ पे मुझे स्कूल लेना चाहिए। तो मैंने एक स्कूल सिलेक्ट की, उसमें मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई यहाँ पे सही रहेगा, अपर प्राइमरी स्कूल। वहां पे मैंने ज्वाइनिंग लेने का सोच लिया था कि ठीक है भाई यही ले लेंगे। हालांकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये कैसी स्कूल होने वाली है, कहाँ पे है, इतना आइडिया मुझे नहीं था। ऐसे समझो वो सब भगवान ने ही करवाया, अनकॉन्शियस रूप से। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि किस तरीके से ये सब चीजें हुई हैं, कुछ भी मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था कि आगे से आगे मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जो हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आपको भी मैं यही कहती हूँ कि आपके साथ भी जो हो रहा है बिल्कुल अच्छे के लिए होता है, आप भगवान के निर्णय पे कभी भी शक मत करना। तो ऐसा सब हुआ। फिर उसके बाद हम आ गए थे सिरोही डिस्ट्रिक्ट से। मेरा स्कूल वहां पे मैंने बता दिया था कि ठीक है भाई ये स्कूल है, मुझे नहीं आइडिया था कि कौन सा स्कूल है, ना मैंने मैप में देखा था। उसके बाद फिर हम उस स्कूल में जाने वाले थे जहाँ मुझे अलॉट हुई। उसके पहले हमें उसके पीओ जो क्षेत्र होता है, उस स्कूल की जो बड़ी स्कूल होती है 12वीं वाली, उसमें जाना था। उसका ऑर्डर आ गया था सितंबर तक, सीबीओ की तरफ से जो होता है कार्यालय आदेश जारी हो चुके थे, 29 सितंबर तक हो चुके थे। तो हमें ज्वाइनिंग करनी थी वहां पे। तो मेरी मम्मी वगैरह सामान पैक कर रही थी अच्छे से। उस टाइम पे देख के मुझे बहुत इमोशनल हो रहा था कि यार मतलब घर से दूर रहना पड़ेगा, ऐसा वैसा। तो उस टाइम पे जो उमंग थी वो अलग ही थी। और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर रही थी, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, ये सब मैंने 1 महीने में ही करवाए। पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, गेजेटेड ऑफिसर्स के साइन, ये सब इधर उधर चक्कर मेरे चालू ही थे। मैं तब भी नहीं रुकी थी, तब भी नहीं बैठी थी। 1 महीने तक मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम ही चला है। फिर वो ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के 6 महीने से ज्यादा चलता नहीं, उसमें उस पचड़े में और पड़ गई। फिर शपथ पत्र वगैरह बनाए, इधर से पता करा, उधर से पता करा, बहुत सारी दिक्कतें तो आई थी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में। लेकिन एट दी एंड फाइनली सब डॉक्यूमेंट्स एकदम सही और सटीक तरीके से बनके रेडी हो चुके थे। तो आया वो दिन जब मेरे पापा ने डिसाइड कर लिया था। 2 अक्टूबर 2023 की मेरी ज्वाइनिंग है। मेरे पापा चाहे तो मुझे वैसे ही ले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खर्चा करके मेरा स्वागत समारोह किया। 1 अक्टूबर 2023 को पूरे गांव ने देखा था। जैसे जिन लोगों को नहीं पता था उन सभी को जागरूक करने के लिए, या फिर बोले उन्होंने अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए मेरा इतना भव्य स्वागत किया था। स्वागत समारोह बोलो, विदाई समारोह बोलो, कुछ भी बोलो, ये किया था जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। इस तरीके से मेरा कुछ स्वागत हुआ था। सीरियसली उस टाइम पे मेरे आंसू नहीं आ रहे थे, मतलब उस टाइम मेरे आंसू जो थे ना, वो मैंने कैसे रोके वो नहीं जानती। उसके बाद 1 तारीख को, सॉरी 2 तारीख को हम अगले दिन गए थे। हमारा पूरा टेम्पो भर के था मेरा सामान। रूम पे हमने पहले से देख लिया था कि वहां पे हमें रहना है। तो फिर मैं मेरी स्कूल में गई थी, भारजा पीओ लगता है वहां पे। हम लोग मतलब टेम्पो में जैसे ही सुबह उतरे 8 बजे, वहां से हम डायरेक्ट टेम्पो में चले गए पिंडवाड़ा ब्लॉक में। डायरेक्ट हमारी स्कूल पे ही गए हम, जो बड़ी स्कूल थी 12वीं तक की। अ, उसमें हम गए तो आज भी लोग मुझे पहचानते हैं कि मैम आप तो वही हो ना जो टेम्पो भर के आए थे अपना सामान वगैरह सब लेके। मतलब हम लोगों में इतनी सिंप्लिसिटी है, हम लोग शुरू से सादगी में रहे, फौज में रहे, लेकिन आज तक कभी हमने कोई दिखावा नहीं किया, ना कोई एटीट्यूड है, ना कोई घमंड है आज तक भी। किसी पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन आज तक कोई घमंड नहीं है। हम हमेशा सादगी में ही रहना पसंद करते हैं। तो हम वैसे ही पहुंच गए और आज भी वो लोग जानते हैं मुझे, ऐसे ही बोलते हैं मैम आप तो वही हो ना कि जो मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पे टेम्पो भर के लेके आए थे आपका सामान। तो हम ऐसे ही पहुंच गए थे। वहां पे मैंने ज्वाइनिंग की, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनता है उसमें मैंने साइन थे, साइन की जगह डेट कुछ और लिख दी थी और डॉक्टर ने कुछ और लिख दी थी। वहां पे व्हाइटनर चलाया होता तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो चेंज कराना पड़ा। वो मेरे पापा ने फिर ब्यावर से मंगवा लेता स्पीड पोस्ट के जरिए। इस प्रकार से मेरी कुछ ज्वाइनिंग हुई। वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे वो मैं आपको अलग से बता दूंगी, अलग से वीडियो में। वो सब डॉक्यूमेंट्स मेरे लगे।
जैसे ही मैं स्कूल में एंटर हुई ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मेरा जो हार्ड वर्क है उसने पे ऑफ किया मुझे, मेरी सफलता की मुझे आज सक्सेस मिल रही है। मतलब मेरी सफलता की मंजिल मैंने डिसाइड कर ली थी और मेरा संघर्ष जो है उसका मेरे को फल मिला, वसूल हुआ। सीरियसली उस टाइम जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है और मेरे मम्मी-पापा भी मुझ पे बहुत गर्व कर रहे थे। बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा था। उसके उस दिन हमने जॉइनिंग कर ली थी। उसके अगले दिन मैंने अपने स्कूल में जॉइनिंग की थी। मतलब अगले दिन से जाने लगी थी। मेरे स्कूल में भी जाके मैंने जॉइनिंग की। फोटोज़ आपने देख ही रखे हैं मेरे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। इस तरीके की कुछ मेरी फोटोज़ थी, मेरे मम्मी-पापा आए थे मेरे साथ जॉइनिंग करवाने। तो वो अलग ही एक इमोशनल मोमेंट था जो मैं आपको बता रही हूँ। आप उसको फ़ील कर सकते हैं ये सब देख के। ये वीडियो भले ही थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसमें इमोशंस जो है ना, वो छोटे नहीं है, वो बहुत बड़े हैं। मतलब ऐसा हर कोई आपको दिल से बातें शेयर नहीं करेगा। आप मेरे छोटे भाई-बहन हो, आपसे मैं छुपा के भी क्या करूँगी? इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बहुत खुले दिल से बताई है। एकदम इमोशनल वे में, मोटिवेशनल वे में। जैसे ही मैं मेरे स्कूल में एंटर हुई, मेरे पापा-मम्मी ने बोला कि तेरी ये स्कूल है, इसमें पहले मातृभूमि को इस तरीके से नमन करना है अपने को, ढोक खानी है स्कूल की। मैंने ढोक खाई आराम से। फिर अंदर जब घुसी ना, तो ऐसा लगा यार ये जगह मेरे लिए बनी थी। मतलब पहले से डिसाइडेड थी, मैं यूँ ही इतनी टेंशन लेती थी। मेरा यहाँ आना लिखा था, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और वहाँ से देखते ही बच्चे बाहर क्लास से निकल-निकल के देख रहे थे मुझे और वो बोल रहे थे, "मैडम आइए टेम्पा में, मैडम आइए टेम्पा में।" इस तरीके से सिरोही की लैंग्वेज है। तो इस तरीके से वो बोल रहे थे, निकल-निकल के देख रहे थे मुझे चुपके से। और जितने भी टीचर वगैरह थे वो भी मेरा स्टाफ भी काफ़ी सपोर्टिव है, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेरी जॉइनिंग करवाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी। मतलब उस दिन से ही मैंने स्कूल जॉइन करने की कोशिश की थी। बहुत अच्छा लग रहा था सीरियसली। उस टाइम जो फ़ोटोज़ वगैरह थे, मेरे तो होंठ ही नहीं रुक रहे थे, मेरे होंठ काँप रहे थे, ऐसे समझो रोऊँ कि हँसूँ समझ में नहीं आ रहा था, इस तरीके से मेरी सिचुएशन थी। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मैं मतलब बहुत उमंग के साथ गई थी कि यार आज से मेरा पहला दिन है। बहुत अच्छी तरीके से मैं अपने स्कूल में वेल मेंटेन्ड होके गई थी और सभी से अच्छे बच्चों से बहुत ज़्यादा मतलब मैडम कह के जब मैंने सुना पहली बार, तो मेरी वो फीलिंग ही अलग थी कि यार मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मेरे को मैडम बोलेंगे अब से, इनकी मैं मैडम हो जाऊँगी। छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो आपके आके ढोक खाते हैं, मतलब आपको प्रणाम करते हैं, वो बहुत अच्छी बात होती है सीरियसली। उस चीज़ से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जब मेरी पहली पेमेंट आई थी ना, उसकी बात तो कुछ और ही है। मतलब पैसे का लालच नहीं है, लेकिन खुद की कमाई, मतलब गवर्नमेंट नौकरी में होते हुए सबसे पहली पेमेंट की बात ही अलग होती है। उन लोगों से पूछ लेना जिनकी पहली सैलरी आई होगी, उस चीज़ की बात ही अलग होती है। सीरियसली मुझे जो मोटिवेशन मिला, मुझे तब जाके एहसास हुआ कि यार मैंने यूँ ही इतनी टेंशन ली, मेरे संघर्ष को मैंने जो जिया है ना, आज मुझे नौकरी में 2 साल हो चुके हैं। मेरी हर 1 तारीख को पेमेंट भी आ जाती है। लेकिन जो वो रीट का जो सफ़र था ना, जो जर्नी थी ना मेरी, आज आज भी मैं उसको बहुत मिस करती हूँ और मुझे वही दिन अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। आज मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन आज भी मैं वो जर्नी याद करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है सीरियसली। पढ़ने का अभी भी मन करता है, स्कूल से वक़्त नहीं मिल पाता, लेकिन वो जर्नी आप जो अभी जी रहे हो ना, उसको हल्के में मत लो, उसको टेंशन की तरह मत निकालो यार। बहुत अच्छे से निकालो, ये जर्नी वापस नहीं आएगी। आप जॉब लग जाओगे, आपकी सैलरी भी आ जाएगी, आप सरकारी कर्मचारी बन जाओगे, लेकिन ये दिन वापस नहीं आएगा यार। इसको जियो अच्छे से, कैसे भी करके जियो बस। बहुत मज़ा है इसमें। संघर्ष की कहानी जो है हर कोई बयान नहीं कर सकता और मैंने जो अपनी संघर्ष की कहानी बताई है, इसमें हो सकता है कुछ पॉइंट्स मिसिंग हो, क्योंकि अपनी संघर्ष की कहानी जो है मैंने इस तरीके से जी है ना, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो उसमें इमोशंस हैं, उसमें सच्चाई है, उसमें ईमानदारी है, उसमें संघर्ष है, सब कुछ है। तो मैं आपको जो कुछ भी मैंने जिया है वो मैं आपको लाइव बता रही हूँ और ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने शब्दों के थ्रू आपको सब कुछ बता सके। तो मैंने फिर भी कोशिश की कि मैं आपको अपने शब्दों के थ्रू ये सब बता सकूँ। और बहुत मेरा पहले कैसी आवाज़ थी और अभी गला भारी हो चुका है, मेरा आपको महसूस हो रहा होगा। सीरियसली जो मैंने बताने की कोशिश की है ना, ये सब आपको हर कोई नहीं बताएगा, इतनी बारीकियों से कोई बातें शेयर नहीं करेगा। दोस्तों आज आपके पास मौका है, अच्छे से पढ़ लो, कल आपको पछतावा होगा कि काश मैं लग जाता नौकरी। और अभी भी आप डर के बैठे हुए हो कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ों की परवाह मत करो। फल देना उसके हाथ में है, आपके हाथ में है मेहनत करना। आप कर जाओगे, आप कर सकते हो, मेरे जैसी लड़की कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। तब मैं जब सुबह-सुबह 6 बजे जाती थी बीएसटीसी अप डाउन करने, मैं अपनी स्कूटी लेके जाती थी, बस स्टैंड पर खड़ी कर देती थी पार्किंग में और ब्यावर से अजमेर बस में मैं अप डाउन करती थी। सुबह जब जाती थी 6 बजे, देखती थी लोगों की रोडों की लाइट ऑफ है, मतलब कितना अंधेरा होता है सुबह सर्दियों में तो, और मेरे हाथ भी कँप-कँपाते थे रेस देने में स्कूटी की। उस टाइम में मेरे कुत्ते भी पीछे पड़े हुए हैं तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं जो कर रही हूँ सही तो कर रही हूँ ना, मेरा संघर्ष मुझे मतलब पछतावा तो नहीं होगा ना, इतना संघर्ष कर रही हूँ मैं, इतने जूते चप्पल घिस रही हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, ऐसा भी मन में आता था। लेकिन वो जो कुत्ते पीछे पड़े, जो मैंने चप्पलें घिसी, आए दिन ई मित्र के चक्कर काटे, इतनी मेहनत की, इतना रोई, इतनी खुद से उम्मीदें लगाई, वो सब आज सफल हुआ है और आज मैं आपके सामने बैठ के आपको गाइड कर रही हूँ। तो आज जो आपको लग रहा है ना कि यार हमसे कहीं गलती तो नहीं हो रही, ये सब चीजें आप साइड में रखो। आपको बाद में आप हंसोगे इन्हीं गलतियों पे। जैसे मैं रोती थी उस टाइम पे, तो मैं आज मैं हंसती हूँ कि देख मैं इतनी छोटी बात पे हंसा करती थी, ऐसा मैं सोचती हूँ खुद के लिए। तो आपको डरना नहीं है,
आपका सिलेक्शन कोई मतलब बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिलेक्शन ले सकते हो। सही रणनीति है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से तो किसी ने सही रणनीतियाँ नहीं बताई यूट्यूब पर। ऐसा होता तो मैं भी ले पाती, जो मेरे से गलतियाँ हुई इतनी तो नहीं हो पाती। सब पढ़ाते थे, लेकिन करना कैसे है, किस तरीके से करना है, क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है, ये किसी ने अब तक नहीं बताया। सब एक ही रटी-रटाई बात बोलते थे, रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि करना कैसे और रियल में एक एस्पिरेंट को गलती मतलब दिक्कतें आती कहाँ हैं, ये कोई नहीं बताता था आपको। मेरे टाइम में तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज आपके सामने मैं बैठी हूँ, तो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ एकदम बारीकियों से। जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए वो सब मैं आपको बताती हूँ। आपकी छोटी बहन समझो, बड़ी बहन समझो, बेटी समझो, कुछ भी समझो, मैं आपको गाइड करने के लिए इसीलिए आई हूँ। आज मुझे यूट्यूब से कुछ मिले ना मिले, लेकिन आप लोगों की दुआएं मिलती है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपना ज्ञान आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरा ज्ञान कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही उल्टा। मुझे ये बात मालूम थी कि आज जो लोग मेरे पे हंस रहे हैं ना, कल वही लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे। और आपने मेरा ये भव्य स्वागत वाला वीडियो तो देख लिया होगा, ढोल बज रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, माला पहना रहे, मालाओं की कमी नहीं हुई मेरे गले में। इतनी सारी माला, 150-200 तो मेरे गले में माला ही हो चुकी थी। तो जो लोग हंस रहे हैं ना, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने अगर अपना लक्ष्य छोड़ दिया ना आज उन लोगों की बातों में आके, तो यही लोग हैं जो कल आपका मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपने उन लोगों की बातों को इग्नोर करके अपने तैयारी पे ध्यान दिया, सिर्फ खुद पे ध्यान दिया, सिर्फ अपने मम्मी पापा की उम्मीदों पे ध्यान दिया, तो यही लोग हैं जो बाद में अपनी पार्टी बदल लेंगे और आप लोगों के साइड में हो जाएंगे और आप लोगों से मतलब बना के रखेंगे। मैं सही कह रही हूँ, ये बात किसी को बुरी भी लग सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल 100% सही है। इतनी कम उम्र में जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो तजुर्बा हुआ है ना, ऐसे ही नहीं हुआ है। मैंने हर चीज को मेरी आदत है एनालाइज करके देखने की, तो ये सब चीजें मैंने देखी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किसी से मतलब नहीं रखना। कोई अपना सगा नहीं होता, सिर्फ अपने मम्मी पापा अपने सगे होते हैं। उन लोगों पर भरोसा कीजिए, उनकी बातों को मानिए, उनसे आपको मतलब होना चाहिए। दुनिया क्या बोल रही है उससे आपको बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए। एक सिर्फ आपके माँ बाप है जो आपके लिए कुछ करेंगे, और एक सिर्फ आपके माँ बाप है जो ऐसे चाहेंगे कि हमारा बच्चा सफल हो, कुछ बने। बाकी कोई भी नहीं चाहेगा, कोई आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे लोगों को भाव ना देते हुए, ऐसे लोगों की बातों को मोटिवेशन बना के आपको तैयारी करनी चाहिए। कोई भी कुछ बोल रहा है, आपकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, तो आप ऐसे कान बंद करके इस तरीके से पढ़ने बैठ जाओ। बस कान बंद रखो और अपनी मस्ती में मस्त रहो, ईयरबड्स डाल लो, है ना। ऐसे लोगों को सुननी ही नहीं बातें, अपने को बस अपनी पढ़ाई में और अपनी तैयारी में ध्यान देना है। आप हाउस वाइफ होंगे, आपके सास वगैरह है, कुछ कोई कुछ बोलता है, जेठानी देवरानी कोई भी टॉर्चर करता है, उन पर ध्यान मत दो, कान में ईयरफोन लगाओ, अपने लक्ष्य पे फोकस करो। लोग ऐसे हैं जो आपके माँ बाप के अलावा जो आपको गिराने की सोचेंगे, आपको उठाने की तो कभी नहीं सोचेंगे। तो इसीलिए आपको ऐसे लोगों को नजरअंदाज करते हुए अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और ऐसे लोगों को गलत प्रूव करके दिखाना है। तो दोस्तों, इस जर्नी को आप बोझ मत समझो, ये जर्नी दोबारा नहीं आएगी। आप सिलेक्शन ले भी जाओगे, आप बन भी जाओगे टीचर, लेकिन ये टाइम वापस नहीं आने वाला। मैं आज भी उन दिनों को याद करती हूँ। आपको डर लगता है, आप मेरी वीडियोस देख लीजिए, आप मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, आप सिलेबस की रफ्तार में घुसिए, सिलेबस को रफ्तार में लाओ, आपको अपने आप डर लगना बंद हो जाएगा। हाउस वाइफ जो है वो 4 या 5 घंटे में भी सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन फर्क ये है कि निरंतरता होनी चाहिए। आपके जो 4 या 5 घंटे हैं वो दूसरे लोगों के 8 या 10 घंटे के बराबर होने चाहिए। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप 5 घंटे में पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो। 5 घंटे को आपको 10 घंटे जितना बनाना पड़ेगा, और ऐसा वही कर सकता है जो सही रणनीति से चलेगा। ज्यादा किताबें मत इकट्ठा करो, मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, लिमिटेड रिसोर्सेज से ही सिलेक्शन होता है। रिवीजन जितना हो सके बार बार कीजिए। मैं रिवीजन पे भी अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। नोट्स के थ्रू पढ़िए, दूसरों के नोट्स की नकल मत कीजिए, दूसरों के नोट्स से मत पढ़िए, अपने नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरों से कंपैरिजन बिल्कुल भी मत कीजिए, जो मैंने भी नहीं किया। शुरू शुरू में गलतियां हुई, आखिरकार मैं मशीन तो हूं नहीं, आखिरकार मैं हूं तो इंसान ही। इमोशंस होते हैं, कुछ बहक जाते हैं भावनाओं में, थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, और थोड़ा बहुत डर भी लगता ही है। और मशीन तो है नहीं जो अपन पूरा एकदम रोबोट की तरह ये जो नोट्स हैं उनको ऐसे ऐसे स्कैन किया और ये हो गया याद, ऐसे ऐसे स्कैन किया और हो गया याद। इस तरीके से नहीं होता। हमें पता है हम इंसान है, जितना दिमाग में घुस रहा है घुसा लीजिए, नहीं घुस रहा है छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी नहीं घुस रहा है तो मैं यही टिप्स देना चाहती थी आपको। और टेस्ट जब भी आप देते हो तो कम नंबर आते हैं तो घबराइए मत बिल्कुल भी, क्योंकि धीरे धीरे से शुरुआत होती है। कोई भी बंदा पहली बार में परफेक्ट नहीं हो पाता है, और आप भी परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे पहली बार में तो आप गलत हो। धीरे धीरे से ही परफेक्शन आता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। प्रैक्टिस करोगे तो ही आप परफेक्शन की तरफ जाओगे। प्रैक्टिस करना जरूरी। गलतियां होंगी तो ही आप परफेक्ट बनोगे, गलतियां होंगी तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कहाँ पे सुधार करना है। तो आप इससे डरिए मत, आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आते तो। और एग्जाम के लिए तो एग्जाम तो अभी बहुत दूर की बात है, आपको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए वो मैंने बता दिया। मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर की, कोई पॉइंट छूट गया तो मुझे माफ कर देना, मैं अगले वीडियो बताऊंगी। बाकी ये वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है और मुझे पता है जिसको सिर्फ अपने मतलब की बातें देखनी होगी ना वो इसको स्किप कर करके देखेगा, लेकिन जिसने इस वीडियो को पूरा देखा इसका मतलब ये है कि वो इमोशनल इंसान है और सब चीजों को सही तरीके से देखना चाहता है, और उसमें पेशेंस भी बहुत है। वीडियो बहुत लंबा है, मैंने आज तक कभी इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाई, ना किसी ने बनाई होगी, लेकिन ये जो जर्नी है ना इनको बहुत कम शब्दों में मैंने बयान करने की कोशिश की है। तो वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है तो कंग्रेचुलेशन, आप लोग मेरी जर्नी में मेरे साथ बने रहे, मेरी सुनिए आपने जर्नी। और आगे से आगे मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। 1 जुलाई के बाद से मैं कोशिश करूंगी कि मैं 2 दिन में एक क्लास लेके आऊँ शिक्षण विधि और विद्यालय विषय की। प्रियंकाज एजुवर्ड्स चैनल
उत्कर्ष और दूसरे चैनल जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि जो छोटे-मोटे चैनल्स हैं, उनसे भी आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है। मेरे आज इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं कि कोई इस पे एकदम से विश्वास कर सके, लेकिन जो भी ऑडियंस मेरी मुझे देखती है, उन लोगों के कमेंट्स देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा कंटेंट कितना ईमानदारी वाला, और मैं जो भी होता है बेबाक बोलती हूँ, बिना कुछ छुपाए बोलती हूँ, बहुत ईमानदारी से बोलती हूँ। हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि मैं कभी कोई चीज़ आपसे छुपाती नहीं हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कई लोग नहीं बताते, लेकिन फिर भी मैं उनका ज़िक्र करती हूँ और बताती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल आप मेरे सगे भाई-बहन हैं। सब चीज़ें मैंने आपको बताई है एकदम प्योरिटी के साथ, और जो सही अवलोकन करने वाला बंदा होगा वो जान लेगा कि इसने कहीं भी कोई बात को तोड़-मरोड़ के नहीं बोला है, सारी चीज़ें ऑन द पॉइंट बोली है जो बोलनी चाहिए थी। अभी 1 जुलाई से स्कूल स्टार्ट हो जाएँगे, तो मुझे इतना टाइम तो नहीं मिल पाएगा कि मैं 1 दिन में 2-2 क्लासेस ले आऊँ, लेकिन 2 दिन में 1 क्लास लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं 80 मार्क्स वाला मैटर शिक्षण विधियाँ पाँचों सब्जेक्ट की लेवल 1 के लिए, और विद्यालय विषय के जो 40 नंबर हैं, यानी कि मैथ्स नहीं पढ़ाऊँगी मैं, मैथ्स आपको पता ही चल गया होगा मेरी बहुत वीक है, तो वो मैं नहीं करवाऊँगी। 80 नंबर मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी नहीं पढ़ा रहा है विद्यालय विषय थ्योरी में। सब जने क्वेश्चन ही करवा रहे हो, क्वेश्चन से किसी को मतलब नहीं, सबको थ्योरी पढ़नी है। राजस्थान जी के सभी करवा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं करवाऊँगी, वो आपको कहीं से भी देखने को मिल जाएगा। मैं विद्यालय विषय इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, हिंदी और शिक्षण विद्या पाँचों सब्जेक्ट की वो करवाने के लिए मैं रेडी हूँ, और आगे से आगे मैं आपको मोटिवेट तो करती रहती हूँ। आपका एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद तक भी आप लोगों के मैं साथ रहने वाली हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपका बीच में साथ नहीं छोड़ने वाली। आप अपनी दुआएँ हमेशा मेरे साथ बना के रखना, बस आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएँ, तो मेरा भी आपकी साथ, मेरी दुआएँ और आपका आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। कुछ भी आपको बस कमेंट में ये लिखना है कि आपको मेरी जर्नी पसंद आई कि नहीं आई? आपको कौन-सी बातें अपने से रिलेटेड लगी कि हाँ, भई हम भी ऐसा करते हैं या फिर ऐसा नहीं करेंगे? कौन-सी बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, सेम लगी, और कौन-सी बातें ऐसी लगी जो आपको अपने जीवन में उतारनी चाहिए? बताना मुझे, आपको मेरी जर्नी कैसी लगी? कमेंट करना, और भी कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूँगी या कमेंट्स के थ्रू आपको रिप्लाई कर दूँगी। प्रियंकाज़ एजुवर्स चैनल को और ये वीडियो जो है ना, ये सबको शेयर करना, आपको कसम होगी, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो जूझ रहे होंगे इस परेशानी से। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, भले ही आप 2 दिन या 3 दिन में इस पूरी वीडियो को देख लेना, लेकिन देखना ज़रूर, एक भी पॉइंट मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये रहा मेरा स्टडी टेबल, इस पे बैठ के मैं पढ़ाई करती थी। यही वो जगह है जहाँ पे मेरी इतनी सब किताबें रखा हुआ करती थी, तो मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करती थी। आज भी इस जगह पे बैठती हूँ तो मुझे मेरे संघर्ष की कहानी याद आती है। ये मेरे नोट्स कुछ इस प्रकार के।